So recording is on. राष्ट्रीय प्रेस दिवस की सभी मित्रों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज इस दिवस के ऊपर हम एक महत्वपूर्ण विषय पर संवाद करने जा रहे हैं। डिजिटल युग में पत्रकारिता, जर्नलिज्म इन डिजिटल एरा। आज के इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर उषा साहनी, जो मेरठ के शहीद मंगल पांडे पीजी गर्ल्स कॉलेज में अंग्रेजी विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम कर रही हैं। स्वयं एक लेखिका, कवयित्री हैं, शोध निर्देशक हैं और सोशल मीडिया पे नियमित रूप से अपनी उस रचनात्मक प्रतिभा को एक कवयित्री के रूप में अक्सर अपडेट करती रहती हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे आज के इस वेबिनार को सरस्वती वंदना की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के साथ शुरू करते हुए आप सभी का स्वागत करें। आप कम्युनिकेशन टुडे की डिप्टी एडिटर भी हैं, तो उनसे अनुरोध करूंगा कि वे सरस्वती वंदना की प्रस्तुति करें। डॉक्टर उषा साहनी। आभार सर। माँ शारदे को नमन करती हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना। इस आभासीय मंच पर कम्युनिकेशन टुडे व भारतीय विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में हो रही 102वीं वेबिनार जर्नलिज्म इन डिजिटल एरा के लिए उपस्थित हुए समस्त विद्वज्जनों का स्वागत, अभिनंदन व आभार। कम्युनिकेशन टुडे त्रैमासिक मीडिया द्विभाषीय जर्नल, जिसके कर्ता धर्ता प्रोफेसर संजीव भानावत जी हैं। वे इस जर्नल को पिछले 26 सालों से निरंतर पूर्ण सफलता के साथ प्रकाशित करते आ रहे हैं तथा 2023 इस जर्नल का 27वां वर्ष हम मना रहे हैं। 2 अक्टूबर 2020 को प्रोफेसर भानावत के साथ मिलकर मैंने और डॉक्टर पृथ्वी सेंगर ने कम्युनिकेशन टुडे जर्नल की छत्र छाया में एक वेबिनार सीरीज चलाने का निर्णय लिया, जिसे 25 अक्टूबर 2023 को प्रोफेसर भानावत के कुशल निर्देशन में 3 वर्ष पूर्ण हुए व साथ ही एक शतक भी। 100 वेबिनारों के उपरांत 14 नवंबर 2023 को इस वेबिनार सीरीज का नवीनीकरण हुआ और हमारे साथ भारतीय विद्यापीठ, जो कि इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय नई दिल्ली से संबंधित है, के साथ मिलकर 101वीं अर्थात संयुक्त रूप से प्रथम वेबिनार का आयोजन किया गया, जो कि तकनीकी दृष्टि से और सुदृढ़ प्रतीत हो रहा है। वह इस अकादमिक जोड़ी की पूरी टीम प्रोफेसर होडा के साथ में शानदार शुरुआत कर चुकी है। प्रोफेसर भानावत, जिनका ध्येय मीडिया शिक्षा को प्रत्येक आयाम को उठाकर उसकी तह तक जाना व विभिन्न विषयों का एक बैंक तैयार कर युवा पीढ़ी को ज्ञान का भंडार देना रहा है, उन्होंने कम्युनिकेशन टुडे जर्नल के समस्त अंकों के साथ साथ विशेष विषयों पर 10 विशेषांक निकाले व साथ ही इस यात्रा को ऑनलाइन रूप देते हुए सभी वेबिनारों की रिकॉर्डिंग YouTube चैनल पर उपलब्ध करवाई, जिसे समय के अनुसार सभी छात्र छात्राएं, रिसर्च स्कॉलर्स, एकेडमिशियंस जो भी देखना सुनना चाहें वो उपलब्ध है। आपके नेतृत्व में मीडिया शिक्षा को वो मजबूती प्राप्त हुई है जो कि आपको संयोजक, मेंटोर, मीडिया गुरु इत्यादि नामों से सुशोभित करता है। आपने समयानुकूल समसामयिक विषयों का चयन कर सभी वेबिनारों
के माध्यम से इस वेबिनार सीरीज से जुड़े समस्त प्रतिभागियों को लाभान्वित किया। आज इस 102वीं वेबिनार, जिसका शीर्षक है जर्नलिज्म इन डिजिटल एरा, एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय जो कि आज के संदर्भ में है, इसका आयोजन भी इसी आशय से किया कि सभी प्रतिभागियों को इस आयाम पर भी विचार विमर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हो। यूं तो जर्नलिज्म सदियों से होते आ रहा है, किंतु परिवर्तन जो कि संसार का नियम है, इसमें भी परिवर्तन लाता रहा। जर्नलिज्म के माध्यमों में भी परिवर्तन होते आए। वर्बल इंफॉर्मेशन डिलीवरी से प्रिंट जर्नलिज्म, रेडियो, टीवी, पॉडकास्ट और अब इंटरनेट सबसे सशक्त माध्यम बन गया है। आज के वक्ताओं प्रोफेसर अमित कुमार राय, श्री आनंद चौधरी जी व प्रोफेसर एमएन हुडा के वक्तव्यों से इस परिवर्तित होते जर्नलिज्म के इतिहास, इसके फायदे नुकसान, हर माध्यम का एक सशक्तिकरण होता है, उसी कॉन्टेक्स्ट में इस माध्यम का जो सक्षम होना हो रहा है, किस तरह से ये फलीभूत हो रहा है, इसके विषय में, साथ ही कितनी नैतिकता और कितनी मौलिकता को इस जर्नलिज्म इन डिजिटल एरा में बनाए रखने की जरूरत है, आवश्यकता है, इत्यादि सभी सवालों का जवाब इन वक्ताओं के वक्तव्यों के माध्यम से हम सभी को प्राप्त होगा। इसी आशय से एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर उषा, आपकी इस विस्तृत पृष्ठभूमि के लिए, आज के इस आयोजन के हमारी वेबिनार श्रृंखला की। निश्चय ही एक शतक के बाद जिस तरह से भारतीय विद्यापीठ के साथ प्रोफेसर एमएन हुडा की पहल पर ये जो हमने संयुक्त भागीदारी में इस यात्रा को प्रारंभ किया है, निश्चय ही मुझे लगता है कि मीडिया के शोधार्थियों के लिए, मीडिया शिक्षकों के लिए और मीडिया से जुड़े विषयों पर रुचि रखने वाले जिज्ञासुओं के लिए, क्योंकि मीडिया एक ऐसा क्षेत्र है जिसके साथ हम सभी किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं, चाहे हम किसी भी विषय के अध्येता हैं, विद्यार्थी हैं। यही सोच करके हमारी ये कोशिश रही है कि हम विभिन्न डिसिप्लिन के शिक्षकों, विद्यार्थियों के साथ जुड़े, और हमारी इस यात्रा में हमारा ये अनुभव रहा है कि हम देश के दूर दराज ये जो क्षेत्र हैं, वहां बैठे हुए उस आम विद्यार्थी के साथ जुड़कर इस क्षेत्र के जो दिग्गज हैं विभिन्न क्षेत्रों में, उनको अपने साथ जोड़ पाए हैं। इस कार्यक्रम में भारतीय विद्यापीठ की ओर से स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा भारतीय विद्यापीठ की पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर आयुषी सचदेव चोपड़ा को कि वे आप सभी का स्वागत करें। लेकिन एक सूचना मैं ये देना चाहता हूं कि हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं, संयोग से वो अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, कि किन्हीं का माइक मेरे ख्याल ऑन है, वो बहुत व्यवधान आ रहा है, तो उनसे प्रोफेसर अनिल अंकित जो कुलपति हैं दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर के और पत्रकारिता के बड़े वरिष्ठ प्रोफेसर रहे, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में डीन थे और मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। वो मुझे लगता है किसी मीटिंग में फंस गए हैं और फोन उनका नो रिप्लाई हो रहा है। मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ। इंडिया टुडे में काम कर रहे मेरे ही विद्यार्थी आनंद चौधरी अचानक इंडिया टुडे के संपादक सौरभ द्विवेदी जयपुर आ गए आज, और उनके साथ वो चुनाव कवरेज, आप सबको मालूम है कि राजस्थान में इस समय 25 नवंबर को मतदान है, तो वो उन्हें साथ लेकर के यात्रा पे निकल गए हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि जब भी समय मिले 5-7 मिनट के लिए आप जुड़ जाएं। यदि उस यात्रा के बीच में संभव होता है तो जुड़ेंगे, तब हम उन्हें आमंत्रित करेंगे। अन्यथा इस राष्ट्रीय प्रेस दिवस को आज हम सब जो शिक्षक देश के अंचलों से जुड़े हैं, विभिन्न क्षेत्रों के और विशेषज्ञ हैं और हमारे विद्यार्थी हैं मीडिया के, उनका अपना अनुभव, क्योंकि वे स्वयं इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए पहल कर रहे हैं, तो उनके साथ मिलकर के हम इस डे को सेलिब्रेट करेंगे। मैं आयुषी चोपड़ा जी से अनुरोध करूंगा कि वे आप सभी का स्वागत करते हुए अपनी बात कहें। आयुषी चोपड़ा जी। Thank you so much, sir. Thank you for inviting me. A very good evening to all the dignitaries, to Professor Sanjeev Bhanawat, sir, M.N. Huda, sir, and Dr. Usha Sahane, ma'am. I welcome you first.
Then I welcome all the dignitaries who have joined us on this great day and great occasion, and we are holding this webinar. आयुषी जी, आप अपना वीडियो ऑन करें क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, और शुरुआत में वीडियो ऑफ जाएगा तो उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। वीडियो सर मेरे एंड से ऑन है। नहीं, हमें तो ऑफ, हाँ अब ऑन है, अब हुआ है, अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ। So very good evening to everyone. I, Ayushi Chopra, Associate Professor from Bharati Vidyapeeth, extend my warm welcome to everybody who has joined us on this occasion and on this day. Professor Sanjeev Bhanawat sir, MN Huda sir, Usha Sahani ma'am, and the dignitaries and the core team member. Plus my dear participants, professors, associates, intellectuals from all around the corner, the nation. I welcome you all. This is such a great honor to have you all on this special occasion, a special day to celebrate on this one platform. No doubt this digital age, this digital platform has given us so lot of opportunities, and we are discussing the very burning and the trending topic, journalism in the digital era. So all our team members under the guidance of Bhanawat sir and Huda sir have kept this topic to discuss on this special day. Digital age, no doubt, has left no stone unturned, no corner untouched. So the same has also entered and given a major change to the fourth pillar of the democracy, that is media. So I wholeheartedly welcome all our expert speakers and also the dignitaries with a e-bouquet. I request my team members to present an e-bouquet. So this I request Priyanka ma'am to everyone, present an e-bouquet. all the experts, all the participants. All the participants and dignitaries, I welcome you all on this great day. As now today we all will be convening this webinar together, joining hands and discussing the trending topics. So a gratitude and welcome to all of you. Thank you, sir. I now invite Professor MN Huda sir to please throw some light on the topic for today. नहीं, एक मिनट, हुडा साहब को मैं आमंत्रित करूंगा उनका विस्तृत परिचय कराते हुए। तो जी सर। धन्यवाद आयुषी जी आपके इस धन्यवाद ज्ञापन के लिए, सॉरी धन्यवाद नहीं, स्वागत के लिए। और उम्मीद करते हैं आपके विभाग और इंस्टीट्यूट के संयुक्त तत्वावधान में जो ये श्रृंखला प्रारंभ हुई है, इसी प्रकार जी उत्कर्ष की नई ऊंचाइयों को छुएगी और वैचारिक दृष्टि से हम एक समृद्ध वातावरण को तैयार कर पाएंगे, जहां हम सभी समाज के बौद्धिक वर्ग के प्रतिनिधि अपने एक तरह से आहुति, वैचारिक आहुति जो है वो हम दे पाएंगे। आइए इस चर्चा की शुरुआत में मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर MN हुडा जी को। आइडिया आज के आयोजन के पीछे हमारा यही था कि हम पहले हमारे जो एक्सपर्ट हैं अनिल अंकित जी, उनको याद करते, चूंकि पत्रकारिता के प्रोफेसर हैं, मीडिया की पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। एक वर्किंग जर्नलिस्ट वो किस तरह से इस दौर को देख रहा है, डिजिटल युग में किस तरह की पत्रकारिता में परिवर्तन हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं। और हुडा जी IT के एक्सपर्ट हैं, एक उनका अंतर्राष्ट्रीय अनुभव अपने क्षेत्र में रहा है, तो वो इस पूरी बदलती दुनिया को किस रूप में देख रहे हैं। लेकिन उनको आमंत्रित करने के पूर्व विषय की पृष्ठभूमि के रूप में मैं कुछ आपके सामने अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। चूंकि मीडिया शिक्षण के साथ भी जुड़ा रहा और एक इस पत्र के साथ पिछले 27 वर्षों से संपादन से जुड़ा हुआ हूं और मीडिया के क्षेत्र में हो रही शोध को थोड़ा बहुत देखने का मुझे अवसर मिला है, तो वो कुछ अपने अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा। जब हम डिजिटल युग की बात करते हैं, यो पत्रकारिता का बहुत पुराना इतिहास हमारे सामने है। प्रिंट मीडिया की बात करें तो 29 जनवरी 1780, तो आप देखिए लगभग 250 साल का समय हमारे साथ है प्रिंट मीडिया का। यूं आप चाहें तो पौराणिक काल से पत्रकारिता के जो शुरुआत के सूत्र है वो खोज सकते हैं, महर्षि नारद से लेकर के संजय जो पहले कमेंटेटर हमारे थे। लेकिन औपचारिक रूप से बात करूं, क्योंकि फिर अलग अलग दौर आता रहा, पत्रकारिता या सूचना देने के अलग अलग संदर्भ हमारे सामने आते रहे, लेकिन पत्रकारिता की औपचारिक शुरुआत उस एक अंग्रेज व्यक्ति ने की। उस व्यक्ति ने, उनको याद इसलिए कर रहा हूं, जेम्स ऑगस्टस हिक्की को, कि उसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जो बलिदान दिया, उसने तत्कालीन न्यायपालिका को नहीं छोड़ा, उसमें जो विसंगतियां विकृतियां थी उन पर तीखे प्रहार किए, सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए वायसराय को नहीं छोड़ा, और लोकल जो प्रशासन है
उसको नहीं छोड़ा। कलकत्ता की सड़कों पर कई दिन से मरे हुए पशु पड़े हुए हैं, नहीं उठाए जा रहे हैं, तो उसने प्रशासन की आलोचना की, जेल व्यवस्था की आलोचना की। तो आप सोचिए, जो व्यक्ति तीनों सत्ताओं की, जिसको आप लोकतंत्र में आज कहते हैं, चाहे हम न्यायपालिका की बात करते हैं, चाहे व्यवस्थिपालिका की बात करते हैं, विधायिका की बात करते हैं, तो एक खबर पालिका के रूप में उसके एक अंकुश किस तरह से लगा सके, क्योंकि मीडिया की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं उनको उत्तरदायी बनाया जाए, अकाउंटेबल बनाया जाए अपने कार्यों के प्रति, और पब्लिक ओपिनियन को किस तरह से वो तैयार कर सकता है, जनमत को कैसे तैयार कर सकते हैं, जनमत के बदलाव की आधार भूमिका कैसे तैयार कर सकते हैं। तो मीडिया की अपनी एक, मीडिया क्या बल्कि प्रेस कहूंगा उस समय, क्योंकि मीडिया जिस रूप में हम आज देखते हैं उस समय नहीं था। तो ऑगस्टस हिक्की ने अपने पत्र के माध्यम से जिस तरह की शुरुआत की और उसको परिणाम भुगतना पड़ा, प्रेस पे छापे मारे गए, जेल में डाल दिया गया, और न जाने कितने, इनिशियली सरकार उसके पत्र की कॉपीज खरीदती थी, सपोर्ट करती थी, वो सपोर्ट, वो सहयोग को वापस ले लिया गया, उसके बावजूद उसने समझौते नहीं किए। ऐसा कहते हैं कि उसके बच्चे आर्थिक विपन्नता के कारण, बहुत, मैं तो अगस्टस को बहुत पढ़ा है और उसकी उस पूरी यात्रा से कई बार बड़ा अभिभूत होता हूं। उसने वायसराय को यही लिखा कि मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, आप चाहें तो बचा लें, कोई समझौता नहीं किया उसने। तो उस मशाल में जिस तरह से हमारी पत्रकारिता पल्वित पुष्पित हुई है, मुझे लगता है संघर्ष की एक बहुत बड़ी परंपरा हमारे पत्रकारों की और पत्रकारिता की रही है। देश की आजादी की पूरी लड़ाई में जो पत्रकारिता है उसका अपना योगदान रहा है। चाहिए एक संपादन, वेतन, हर संपादकीय पे 1 गिलास ठंडा पानी, 2 सूखी रोटियां और 10 वर्ष की जेल। अखबार की प्रसार संख्या आज की तरह लाखों करोड़ों में नहीं थी, संसाधन आज की तरह से आधुनिक नहीं थे, सीमित संसाधन, सीमित पाठक संख्या, सीमित प्रसार संख्या, और अंग्रेजों के प्रेस अधिनियम, सेंसरशिप और कई तरह की चुनौतियां, उसके बीच में हमारे उन लेखकों ने, साहित्यकारों ने, पत्रकारों ने शब्दों की साधना की है। और यही कारण है कि उन्होंने एक ऐसी विचार चेतना को हमारे उस दौर में जागृत किया कि पूरा देश उनके पीछे उठ खड़ा हुआ, और हमने एक ऐसे साम्राज्य को यहां से भगा दिया जिसके लिए कहा जाता था कि उनके उसमें सूर्यास्त नहीं होता है उनके राज में कभी। ये बहुत बड़ी ताकत, क्रांतिकारियों का बलिदान बहुत महत्वपूर्ण रहा। मैं उसकी महत्ता को कम नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि उस समय का जो लेखक और पत्रकार है उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ। 1867 में गांधी के उस योगदान को का अवमूल्यन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जिस समय गांधी का पता नहीं था, उस समय हिंदी का पत्रकार भारतेंदु अपनी पत्रिका कविवचन सुधा के माध्यम से 1867 में कहते हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो, विदेशी वस्त्रों को धारण करो। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा योगदान है हिंदी के लेखक और पत्रकार का। हिंदी क्यों, सभी भाषाओं की बात कीजिए आप, वो चाहे उर्दू की बात करें हम, चाहे और भाषाओं की बात करें, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान उस समय की पत्रकारिता का रहा। कलकत्ता से हिंदी पर पहला अखबार ही हिंदी का वहां से निकला। तो भाषा को लेकर तो हम आज झगड़ रहे हैं, उस समय तो उस भावनात्मक एकता को देखा। लेकिन देखिए एक युग दृष्टा पत्रकार क्या होता है। आप में से जो लोग उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, वहां का एक प्रमुख अखबार है आज, जिसके संपादक थे बाबूराव विष्णु पराडकर, मराठी भाषी, और उनको हम हिंदी पत्रकारिता का अग्रदूत कहते हैं, हिंदी पत्रकारिता का पितामह भी कहते हैं। हिंदी पत्रकारिता को नए शब्दावली दी। उनका एक कोटेशन में अक्सर उद्धृत करता हूं, वो कोटेशन आपके सामने पढ़ रहा हूं कि हिंदी का पत्रकार, या यूं कहूं कि पत्रकार कैसे युग दृष्टा होता है, और कितने साल पहले उन्होंने आज के दौर को समझ लिया था। पत्र सर्वांग सुंदर होंगे, आकार बड़े होंगे, छपाई अच्छी होगी, मनोहर मनोरंजक ज्ञानवर्धक चित्रों से सुसज्जित होंगे, लेखों में विविधता होगी, कल्पकता होगी, गंभीर गवेषणा की झलक होगी, और मनोहारिणी शक्ति भी होगी। ग्राहकों की संख्या लाखों में गिनी जाएगी। यह सब कुछ होगा, पर पत्र प्राणहीन होंगे। पत्रों की नीति देशभक्त, धर्मभक्त अथवा मानवता के उपासक महाप्राण संपादकों की नीति न होगी। इन गुणों से संपन्न लेखक विकृत मस्तिष्क के समझे जाएंगे, संपादक की कुर्सी तक उनकी पहुंच भी नहीं होगी। तो देखिए पत्रों के आकार बड़े हो गए हैं, और जिस तरह से टेक्निक आ गई है उसने समाचार पत्रों की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। और यही कारण है कि कई वर्षों पहले उस
पत्रकार ने, उस युगदृष्टा पत्रकार ने आज की स्थिति को भांप लिया था। अब सवाल यह है कि हम राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाते क्यों हैं? पत्रकारिता के विद्यार्थियों को इस बात की मेरे ख्याल जानकारी होगी, लेकिन जो लोग इस विषय से इतर हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए कि भारत में अब तक 2 प्रेस कमीशन बने हैं जिन्होंने प्रेस की स्थिति का मूल्यांकन और उसकी समीक्षा के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई थी। तो जो पहला प्रेस कमीशन था उसने 1954 में अपनी जो रिकमेंडेशंस दी उसमें एक रिकमेंडेशन थी कि भारत में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की जाए, जिसका मुख्य उद्देश्य होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना, पत्रकारिता के व्यवसाय में उच्चतम मानदंडों का निर्धारण, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उनको हम किस तरह से मेंटेन करें, पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित को हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे उसकी रक्षा कर सकते हैं, और जो सत्ता में है, नीति निर्माता हैं, उनको कैसे अकाउंटेबल बना सकें। प्रेस काउंसिल ने अकादमिक दृष्टि से बहुत काम किया है। उनकी वेबसाइट पे आप जाकर के देखें उनके कितने पब्लिकेशंस हैं। तो इसने प्रेस काउंसिल की जो फंक्शनिंग है, स्थापना 4 जुलाई 1966 को हुई थी, लेकिन जो उसकी फंक्शनिंग है ये सक्रिय हुई थी 16 नवंबर 1966 में, 1966 में, आज ही के दिन। इसीलिए इसको राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में, तो यो मान लीजिए कि प्रेस काउंसिल की स्थापना का ये जो दिन है ये हमारे देश में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष इसकी एक थीम दी जाती है। जब मैंने ये प्लान किया था वेबिनार और जब हुडा जी से डिस्कशन किया था तब मैंने कई जगह से कोशिश की, इवन प्रेस काउंसिल की वेबसाइट भी देखी, लेकिन मुझे वो थीम नहीं मिली जो इन्होंने प्रस्तावित की थी। कल शाम को मुझे वो थीम की जानकारी मिली जब मैं ये अलग अलग तरह से गूगल कर रहा था यही जानकारी लेने के लिए। तो आज की थीम प्रेस काउंसिल जो प्रस्तावित की है, मीडिया इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कृत्रिम बौद्धिकता के दौर में मीडिया। लेकिन मुझे लगता है प्रकारांतर से हमने वही विषय चुना, जर्नलिज्म इन द डिजिटल एरा। भाव लगभग वो का वही है, क्योंकि अब उस दौर में आ गए हैं जहां अखबार के संपादकीय रोबोट लिखने लगे हैं, आर्टिफिशियल एंकर्स आ गए हैं, है ना। जो आपने देखे होंगे अभी आज तक ने अपना इस तरह का एक आर्टिफिशियल एंकर कहिए या रोबोट के रूप में वो सूचनाएं देनी शुरू की हैं। आप और हमको तो सब वर्किंग कंडीशंस तय है, 6 दिन काम करने के बाद 1 दिन छुट्टी चाहिए और सारी शर्तें बनी है, लेकिन ये जो एंकर्स हैं वो 24 घंटे काम करते हैं, ना रुकने का थकने का काम ही नहीं है। चाइना ने प्रयोग किए, रशिया ने प्रयोग किए, ओलंपिक्स में प्रयोग किए गए, गार्जियन ने रोबोट से संपादकीय लिखा, और अब ये जो एंकर्स हैं वो न सिर्फ मीडिया में बल्कि टीचिंग में भी आ गए हैं, और जो हमारे जीवन के दूसरे क्षेत्र हैं वहां भी आ गए हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे जीवन के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। तो पत्रकारिता भी इससे अछूती नहीं है। लेकिन आप कल्पना कीजिए किस तरह से ये दौर बदला। प्रिंट के बाद रेडियो आता है, टेलीविजन आता है, सिनेमा आता है। जब पहली बार 1894-95 में उस दौर के व्यक्तियों ने, दर्शकों ने चलती फिरती आकृतियां देखी होंगी, तो आप कल्पना कर सकते हैं कितना रोमांच होगा। दर्शक टूट पड़े खिड़कियों के ऊपर वो 2-4-5 मिनट की फिल्म देखने के लिए। और आज आप कभी चले जाइए हैदराबाद की फिल्म सिटी में, वो जो चमत्कार है उसका एहसास आप वहां कर सकते हैं। वो एक शाहरुख खान एक प्रतीकात्मक अभिनेता की बात कर रहा हूं। वो जब एसबीआई की शाखा पे लेन देन कर रहे हैं, वहां पर एक वो नकली सेट लगा रखा है जहां पर वो बैंक का रूप उन्होंने दे दिया। वो पानी में करंट दौड़ा करके आपके पास वो लहरें पैदा कर सकते हैं वहां पर। तो इस तकनीक ने जिन दृश्यों को देख करके आप आंसू बहाते हैं, वो सारी एक नकली दुनिया है जहां हमारे ये तकनीक जो है वो आपको ले जाती है। तो ये सारी चीजें आप ओटीटी और इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिनके माध्यम से हमारे घरों में पहुंच गए हैं। जो बातें हम आज से 20-25-30 साल पहले जब हमने पुस्तकें लिखी, जब मैं उनको पढ़ता हूं तो लगता है वो पुस्तकें अप्रासंगिक होती चली जा रही हैं। पहले हम कहते थे कि वापस रेफर बैक करने की सुविधा नहीं है। हम जब थिएटर करते थे तब शाम को 6:30 बजे बुधवार को यदि हमने कोई थिएटर बुक करा दिया तो वहां दर्शक नहीं आते थे। क्यों? शाम को टीवी पर फिल्म आ रही है, रामायण महाभारत का प्रसारण, विशेषकर रामायण के समय यदि लाइट चली गई तो वो इंजीनियर पिटेगा उस दिन, ये निश्चित था, और कर्फ्यू सा लग जाता था देश में। अब वो स्थिति नहीं है। आप उस चैनल के ऐप पर वो सब देख सकते हैं। डिजिटल एडिशन अखबारों के आ गए हैं, और कोविड ने तो पूरी दुनिया को बदल दिया है। आज मोबाइल और इस तरह की टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर व्यक्ति कम्युनिकेटर हो गया है। तुरंत सूचनाओं को हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं।
टेलीविजन कल का जो मैच का रोमांच था, हम सब ने किस तरह से उसको देखा, हर शॉट को हमने एंजॉय किया। और मैं जब देख रहा था वो हॉटस्टार के ऊपर 5.3 करोड़ दर्शक उस सेमीफाइनल को देख रहे थे। और आज मैंने देखा हॉटस्टार ने ये दावा किया है कि जो हमारा पिछला मैच था उसके 4.6 या कुछ आसपास दर्शक थे करोड़, ये रिकॉर्ड बना है उनका आज तक इतने, और फ्री में है ये। तो देखिए ये किस तरह की दुनिया हमारे सामने आ गई है। आज सुबह मेरे एक विद्यार्थी थे जो कमेंटेटर भी हैं और क्रिकेट कमेंट्री उन्होंने वर्ल्ड कप की और जो मैचेस की है। जब मेरी उनसे बात हो रही थी कमेंट्री को लेकर के, मैंने कहा यार आप लोग तो आकाशवाणी के लिए कमेंट्री करते रहे, आप ढूंढते रहिए। एक मुकुल गोस्वामी हमारे मित्र, वो भी गए थे अभी कमेंट्री देने के लिए, वो कमेंट्री कहीं सुनने को नहीं मिलती है। तो जब मैं ये बात कर रहा था तो मालूम पड़ा जोरहाट केंद्र से शायद वो प्रसारित हो रही थी। आजकल मोबाइल पे एक न्यूज ऑन एयर करके ऐप है जिसके माध्यम से आप देश के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से जुड़ सकते हैं। अब मुझे हुडा जी को आकाशवाणी दिल्ली से सुनने के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने घर में, देश में, दुनिया में कहीं भी हूं उस ऐप के माध्यम से सुन सकता हूं। आप मेरी टॉक को सुन सकते हैं, आप टेलीविजन के मेरे प्रोग्राम को घर में बैठ के देख सकते हैं। उसकी रीच बहुत बढ़ गई है। तो ये जो तकनीकी परिवर्तन हुआ है इसने हमें एक वैश्विक समुदाय से जोड़ दिया है। ये जो हम वेबिनार कर रहे हैं पिछले इतने सालों से, मूड़ा जी ने भी अपनी एक सीरीज चला रखी है, करीब 125 से ऊपर कर चुके हैं, हमने करीब 100 के आसपास सब किए थे यहाँ आपसे भारतीय विद्यापीठ से जुड़ने के पहले। देश दुनिया के सब लोग जुड़ रहे हैं, जो हमारी भाषा हमारे प्रतीक को जानता है वो उसके साथ जुड़ रहा है। तो प्रिंट मीडिया से हम रेडियो, टीवी, सिनेमा और डिजिटल दुनिया में हम प्रवेश कर गए। मुझे लगता है एक हमने वेबिनार किया था इसके ऊपर भी कि क्या जिस तरह से टेलीग्राम खत्म हो गया है, नई पीढ़ी ने सुना ही नहीं होगा टेलीग्राम क्या होता है। हमारी पीढ़ी जब रात को कोई घंटी बजी और वो बोलता है टेलीग्राम आया है, हमें लगता था किसी न किसी की कहीं कोई डेथ हो गई है, कोई ऐसा दुखद समाचार लेकर के आया। टेलीग्राम के नाम से हमारे हाथ पैर कांपते थे। फिल्मों में गाने सुनोगे आपने, डाकिया डाक लाया है। अब उस पोस्टमैन की कौन वेट करता है, सारी दुनिया ईमेल पे सिमट गई है। मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने जब ये जो टेलीग्राम का जब अंतिम दिन था तो उन्होंने टेलीग्राम अपने आप को किया ताकि रिकॉर्ड में रहे कि टेलीग्राम कैसे आते थे, है ना, वो टक 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 वो कैसे टेलीप्रिंटर कर रहा है। और आपको कोड वर्ड देते थे, बधाई संदेश भेजना है तो उसका कोड वर्ड 8 है, किसी की डेथ हो गई है संवेदना भेजनी है तो उसका कोड वर्ड अलग है, क्रिसमस की बधाई देनी है तो अलग कोड, उसके पैसे कम लगते थे। ये सब इतिहास की बातें हो गई हैं। तो क्या ऐसा दिन भी आएगा जब अखबार समाप्त हो जाएंगे? क्योंकि अब हम डिजिटल मीडिया पे, मैं यहाँ इस समय बॉम्बे में हूँ, राजस्थान के अखबार जब तक नहीं पढ़ते हैं चैन नहीं पड़ती है। सारे अखबार में उनके जो वेब संस्करण है, डिजिटल संस्करण है, उनको पढ़ लेता हूँ। और उसको भी, और जो दूसरे अखबार हैं उनको भी सुबह 2-2.5 घंटे सारे अखबार पढ़ लेता हूँ। प्रिंट की जरूरत ही नहीं है। वो उनके डिजिटल सब्सक्रिप्शन भी हैं लेकिन वो इतने सस्ते हैं कि आप साल भर के जो एडिशंस हैं वो 200, 250, 300, 500 रुपए में ले सकते हैं। तो क्या प्रिंट का जो भविष्य है वो कभी, मुझे लगता है कि क्वेश्चन मार्क होगा। आज अमेरिका जैसे देशों में कई अखबार जो 100 सालों से छप रहे थे वो सब बंद हो चले गए। लेकिन कभी मुझे लगता है कि ये जो दौर आ गया है, अखबार उसके अपने डिजिटल एडिशंस हैं, उनका अपना यूट्यूब चैनल है, उनके अपने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उनके अपने वो जो सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, सब पर उनकी उपस्थिति है। तो जो हम अखबार में पढ़ते देखते हैं वही उनके उस पे देख रहे हैं। तो ये एक तरह की खबरें जो है, जो उनका रेडियो स्टेशन भी है, उनका टेलीविजन भी है, एक ही अखबार की, तो एक ग्रुप के इतने सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो हर जगह कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस है और वो खबरें आपको दिखा रहे हैं। तो किस तरह के विचार हमारे सामने आ रहे हैं, किस तरह का एक लगातार आक्रमण जो है 24 घंटे वो हमारे ऊपर हो रहा है, ये भी हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। कई बार ये महसूस करता हूं मैं, हमारे मस्तिष्क सूचनाओं के संग्रहालय बन गए हैं और यहां मुझे लगता है इस डिजिटल दौर में कि हम उस विचार की रक्षा कैसे कर पाएंगे। आजादी से पहले का जो दौर था, जो मैंने आपसे कहा कि विचार, उस शब्द के माध्यम से विचार दिया था, लेकिन आज हमें लगातार सूचनाएं मिल रही हैं। मैं देश में इतनी जगह जाता हूं, जब विद्यार्थियों से पूछता हूं कौन सा अखबार पढ़ते हो, इतनी जगह सिलेक्शन कमेटी में जाते हैं, पहला सवाल मेरा वो होता है कि अखबार पढ़ के आयो आज? नहीं साहब, आज तो नहीं पढ़ा। मैंने कल का पढ़ा कि सब, कल का भी नहीं पढ़ा। अखबार पढ़ने की प्रवृत्ति खत्म हो गई और संपादकों के नाम पूछ लीजिए, 2 संपादक के नाम नहीं बता पाते हैं। और एक दौर जिसमें हम लोगों ने पढ़ाई की थी, इस तरह के अकादमिक आयोजनों में कहते थे कि राजेंद्र माथुर ने नवभारत टाइम्स में ये लिखा है, प्रभाष जोशी ने जनसत्ता में ये लिखा है,
गिरिलाल जैन ने टाइम्स ऑफ इंडिया में ये लिखा है। आज इस डिजिटल युग ने आपको सारे संपादकीय पेज सुबह ही सुबह मेरे व्हाट्सएप पर आ जाते हैं एक ग्रुप के अंदर। हमारे यहाँ बैठे हैं कुछ मित्र, वो सोनू मिश्रा, आशीष रंजन, वो रोज सुबह अपने उस ग्रुप में ये सब चीज, अंग्रेजी अखबारों के भी एडिटोरियल आ जाएंगे, हिंदी के भी आ जाएंगे। तो अब कैप्सूल फॉर्म में इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, लेकिन उस संपादक नाम का जो एक जो जिसको आप अखबार की आत्मा कहते हैं, वो धीरे धीरे हमारे से दूर होता चला जा रहा है। तो मुझे लगता है कि डिजिटल दौर की ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम उन छपे हुए शब्दों की खुशबू का जो एहसास है वो भूल गए हैं। हमारे अखबार मोबाइल में आ गए हैं, टीवी हमारे मोबाइल में आ गया है, और हर चीज की अपनी एक स्वतंत्रता है। ये जितनी भी यूनिट्स हैं, है ना, आप एक ऑडियो सुनते हैं, मैं एक फिल्म का गाना डालने की बात करता हूं, लिरिक्स मिल जाएंगे मुझे, वीडियो मिल जाएगा, ऑडियो मिल जाएगा, कितनी तरह के प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। एक दौर था जब रेडियो पर हम फरमाइशी कार्यक्रम सुनने के लिए अपनी चिट्ठी भेज के और बड़े चाव से गाना सुनते थे, अपना नाम सुनते थे, और 2-4 दिन नाम आ गया तो हम अपने आप को मिनी सेलिब्रिटी समझते थे। जब कॉलेज में जाते थे तो हमारे दोस्त कहते यार तुम्हारा नाम सुना था कल रेडियो के ऊपर। इस तरह की एक फीलिंग थी। अब आप फोन कीजिए, मुझे ये गाना सुनना है, वो सारा कंप्यूटर पे फीड कर रखा है, और आप केवल दिल टाइप कीजिए, दिल से जुड़े हुए 1000 गाने आपके सामने आ जाएंगे, जो सुनना है वो सुना देंगे। तो ये इस तरह से कैप्सूल फॉर्म में सारी चीजें आ गई है। हम अपना कंटेंट स्वयं तैयार करने लगे हैं, कंटेंट क्रिएटर भी हो गए हैं। यूट्यूब, ये पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे लाइव भी जा रही है, और आप इसको अपने बाद में, आप यदि नहीं जुड़ पाए हैं, बाद में सुन सकते हैं, अपनी सुविधा से सुन सकते हैं। तो कितनी बड़ी ताकत आ गई है। तो मुझे लग रहा है कि इस डिजिटल एडिशन में जो सूचना की गति बढ़ी है, हम तुरंत खबरें देने में सक्षम हो गए हैं, और चाहे ट्विटर, जिसको आजकल आप एक्स कहते हैं, इसके माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से, डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हम क्षण भर में पूरी दुनिया में पहुंचा देते हैं, और पहुंचाते ही नहीं है, उस पर रिएक्शन, कमेंट्स भी। तो अब ये मीडिया इंटरेक्टिव हो गया है। एक दौर में फीडबैक नहीं मिलता था, आपको फीडबैक मिलेगा लेटर्स टू द एडिटर के माध्यम से, या रेडियो टेलीविजन में पत्र आते थे उनके माध्यम से। आपको याद हो दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम आता था सुरभि, उसमें वो चिट्ठियां जो आती थी उसी की वो दिखाते थे कि कितनी सारी लाखों चिट्ठियां आती थी कार्यक्रम में। चिट्ठियों का दौर खत्म हो गया है, लेकिन अब ये इंटरेक्टिव मुझे लगता है कि ये जो दौर आ गया है, और पारंपरिक संपादकीय अवधारणा को चुनौती मिलने लगी है। और डिजिटल मीडिया में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि किसी तरह का एडिटोरियल कंट्रोल नहीं है, संपादकीय नियंत्रण खत्म हो गया है। ऐसी स्थिति में हम लोग किस तरह से सूचना की विश्वसनीयता को स्थापित कर पाएंगे? तुरंत जो फॉरवर्ड करने की प्रवृत्ति है, बिना खबरों को वेरीफाई किए हुए, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और इस प्रकार की ये प्रवृत्ति समाज में विघटन और सांप्रदायिक तनाव का कारण बन सकती है, और पिछले कई वर्षों में हमने ऐसी घटनाएं देखी हैं। इसीलिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं। अभी आपने देखा होगा एक फिल्म अभिनेत्री का डीप फेक वीडियो, उसने किस तरह से आने वाले दौर के अंदर हमारी चुनौतियों को बढ़ा दिया है। इसीलिए सरकार ने इन मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जारी की गई गाइडलाइंस में ये कहा है कि आपको शिकायत मिलती है तो आप निश्चित अवधि में उन वीडियोस को या उन जो पोस्ट है उसको वहां से डिलीट कीजिए। एक इंटरनल कमेटी बनाइए जहां पर इस तरह की व्यवस्था हो कि आप उन शिकायतों को सुन सकें। तो कोशिश की जा रही है इन सारी चुनौतियों को नियंत्रित करने की। लेकिन अब ये जो एआई जैसी चीजें आ गई हैं, ये एक नया खतरा हमारे सामने पैदा कर सकती हैं। लेकिन जैसा मैं हमेशा से कहता रहा हूं, हर तकनीक नए खतरे लेकर के आती है, लेकिन उसमें भावी संभावनाएं भी होती हैं। हमारे सारे कानून हैं, उनको नए सिरे से व्याख्यायित किया जा रहा है। प्रेस एंड बुक्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, अभी आपके पास वेबसाइट्स के रजिस्ट्रेशन का कोई प्रावधान नहीं है। हम सब लोग अपनी वेबसाइट खोल करके समाचार दे सकते हैं। अखबार के लिए नियम कानून है। पिछले संसद का जो अधिवेशन था उसमें ये बाकायदा बिल पेश किया गया, उसमें चेंज हो रहा है। आपका जो सिनेमेटोग्राफिक एक्ट है उसमें चेंज हो रहा है। तो ये जो, क्योंकि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक तो ओल्डेस्ट लॉ है हमारे यहाँ का, कभी किसी ने सोचा नहीं, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में तो अब जो हमारी सरकार है वो भी इस दिशा में काम कर रही है। आवश्यकता है इन चीजों पर और अधिक डिबेट की जाए, है ना, ताकि कहीं ये कुंठित भी नहीं हो। क्योंकि जिस दिन को हम मना रहे हैं वहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है, और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा, क्योंकि इस पर प्रहार अनवरत होते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं यूएन की रिपोर्ट पढ़ रहा था, पिछले वर्षों में ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जिन पर प्राण घातक हमले किए गए। अभी हमास का जो ये अटैक हुआ है, इसमें कुछ पत्रकारों की जान चली गई है जो अपना प्रोफेशनल काम कर रहे थे।
तो किस तरह से एक पत्रकार की सुरक्षा की जा सके, रक्षा की जा सके, ये भी इसके मुझे लगता है कि मुद्दे हैं। डिजिटल लिटरेसी को हमको बढ़ाना पड़ेगा, मीडिया लिटरेसी को हमें प्रोत्साहित करना पड़ेगा, बल्कि अब तो हम ये कहने लगे हैं कि हमारे पाठ्यक्रमों के साथ न सिर्फ हमारे पाठ्यक्रम बल्कि दूसरे विषयों के जो पाठ्यक्रम है इनको भी ये मीडिया लिटरेसी का जो कंपोनेंट है, ये भी एक बहुत व्यापक विषय है, कभी इस पे विस्तार से बात करेंगे। उस कंपोनेंट को जोड़ना होगा ताकि ये जो अनवरत जो मैसेजेस का प्रभाव हो रहा है उसको हम कहीं नियंत्रित कर पाए और उसके पीछे छिपी हुई जो भावना है उसको समझ पाए। नहीं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती आ जाएगी। मुझे कुल मिलाकर के यही लगता है कि इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जो कभी सोता नहीं है, कभी भूलता नहीं है। ऑनलाइन गतिविधियां अपने फुटप्रिंट छोड़ देती हैं, कभी डिलीट नहीं कर सकते। आप बहुत सोच समझ के इस माध्यम का उपयोग कीजिए। आपने देखा होगा भी कुछ फिल्म अभिनेताओं के कुछ मामले हुए थे, उसमें उनकी पूरी चैट जो है वो रिकवर कर ली गई थी। तो ये इंटरनेट ऐसा माध्यम है जहां से कभी कोई चीज मिट नहीं सकती। ये लगातार काम करता है, 24 घंटे काम करता है। इसका उपयोग आपको बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन जैसी जो चुनौतियां हैं वो हमारे सामने बहुत मुखर होकर के आई है और इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी कहीं चुनौती दी है और कहीं इसके साथ साथ सूचनाओं के लोकतांत्रिकरण की अवधारणा को भी हमारे सामने उन्होंने रखा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रोफेसर एम एन हुडा को कि वे अपनी बात भी रखें। प्रोफेसर हुडा भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड मैनेजमेंट में निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। लगभग 3 दशक से आप अध्यापन, शोध, अनुसंधान के साथ जुड़े हैं। विशेषकर ये जो आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का क्षेत्र है, इसमें आपने बहुत ही गंभीर काम किया है और आपने एक जर्नल का प्रकाशन किया है। उसके अंक देख करके मैं तो चमत्कृत रह गया था जब उनके ऑफिस में मैंने देखा था, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जिस तरह से उन्होंने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को, दुनिया भर के रिसर्चर्स को उस मंच के माध्यम से जोड़ा है, वो मुझे लगता है इस क्षेत्र में उनका अद्भुत योगदान है। स्प्रिंगर सिंगापुर इसका प्रकाशन कर रहा है और न सिर्फ ये स्कोपस में इंडेक्स्ड है बल्कि इसका जो साइटेशन है वो 5.3 है। तो आप देखिए किस प्रकार से इन्होंने एक ऐसे जर्नल की स्थापना की, शुरुआत की। आप उसके फाउंडर चीफ एडिटर हैं, जिसमें दुनिया भर के उन विशेषज्ञों को जोड़ा है जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और वो जो उनका अंक है, मेरी तो अभी तक जो एक आदत थी देखने की मैगजीन्स, वो हार्डली 100, 150, 200, 250, 300 पेजेस की, और इनका ये जर्नल है वो 100 की संख्या छोड़िए, हजारों में जोड़ लीजिए आप। तो एक इस प्रकार के जर्नल का प्रकाशन, साल में आप इसके 3-4 अंक निकालते हैं, ये अपने आप में मुझे लगता है कि प्रोफेसर हुडा का जो योगदान है वो सदियों तक याद रखा जाएगा। आपने देश के अनेक विश्वविद्यालयों में, संस्थानों में 500 से अधिक इनवाइटेड टॉक्स दी हैं, लगभग 20 से अधिक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आपने आयोजित की हैं, और हम आपस में चर्चा भी कर रहे हैं। हो सकता है कि अगले वर्ष के शुरू में हम इन्हीं कुछ इश्यूज को लेकर के कोई एक नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में उन्हीं के इंस्टीट्यूट में आयोजित करें। 100 से अधिक रिसर्च पेपर्स आपके आईटी से जुड़े हुए जो जर्नल्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल्स, उसमें आपने प्रकाशित किए हैं, और लगभग 30 कॉन्फ्रेंस वॉल्यूम आपने एडिट किए हैं जो अमेजोन पर भी अवेलेबल है। अक्सर हम बात करते हैं हमारे सिलेबस को अपडेट करने के लिए, और आईटी और कंप्यूटर का तो ऐसा एरिया है जो शायद हर क्षण बदलता है। कल शाम को जब मैं मोबाइल खरीद के घर आता हूं, दूसरे दिन सुबह मेरा मुंह लटक जाता है ये सोच करके कि काश 24 घंटे वेट कर लेता, नई तकनीक उसमें आ गई है। तो जिस तरह से रिसर्च हो रही है, तकनीक हो रही है, आज हमें लगता है किसी चीज का उपयोग करते समय कि ये प्रॉब्लम आ रही है, मालूम पड़ा कल वो प्रॉब्लम दूर हो गई। ये तकनीक इतनी यूजर फ्रेंडली हो गई है, जब आप कुछ काम करते हैं ना तो आगे से आगे अपने आप डायरेक्ट करती है। डे 1 मुझे भी दिक्कत आई आपके इस वेबएक्स पर जुड़ने के लिए, और जब मैंने 3 साल पहले वेबिनार शुरू किया तो मैं भी बड़ा कंफ्यूज होता था, क्या म्यूट और क्या अनम्यूट है ना, बच्चों को बुलाता था कि आओ इसको बताओ कैसे क्या करते हैं। लेकिन अब उम्र के इस दौर में हम लोग काफी फ्रेंडली हो गए हैं। तो ये जो सारा तकनीकी परिवर्तन है, इसको नई पीढ़ी के साथ परिचित कराना, सिलेबस में उन चीजों को जोड़ना, इस दिशा में आपने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। और आपने एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, संयोग से मुझे 2-3 बार जाने का वहां मौका मिला, अपने आप में अद्भुत परिसर। पहली बार मैंने सुना था वो विश्वविद्यालय जहां
24 घंटे लाइब्रेरी खुलती है। अब तो देश में कई यूनिवर्सिटीज हो गई हैं जो उससे प्रेरणा पा रही हैं, लेकिन एएमयू में जिस तरह का योगदान हमारे शिक्षा जगत को है, वहां से आपने मास्टर्स की उपाधि प्राप्त की और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट इन कंप्यूटर साइंस में आपका पीएचडी जो डिग्री आपने हासिल की। 7 स्टूडेंट्स आपके निर्देशन में पीएचडी कर चुके हैं और अनेक नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे आपका जुड़ाव है, उनके आप ऑफिस बेरर्स हैं और उनको एक तरह से लीडरशिप आप दे रहे हैं। अनेक पुरस्कार आपको मिल चुके हैं। आउटस्टैंडिंग अवार्ड 2000, यह अवार्ड मिला है आपको मैनेजमेंट स्टडीज एंड प्रमोशन इंस्टीट्यूट, क्योंकि आपका आईटी और मैनेजमेंट दोनों एरियाज हैं जिसमें आप पिछले कई वर्षों से अध्यापन शोध का कार्य कर रहे हैं। और भारतीय विद्यापीठ मेरा पहली बार जाना हुआ था, उसके पहले मुझे कोई इस इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी नहीं थी, मैं अपनी अज्ञानता स्वीकार करता हूं। लेकिन जब वहां गया, जिस तरह से हुडा जी ने इंस्टीट्यूट को एक तरह से बिल्डअप किया है, तो मैं ये कहूं कि एक इंस्टीट्यूशनल बिल्डर के रूप में, इंस्टीट्यूशनल मेकर के रूप में आपने अपनी पहचान बनाई है। जिस तरह से आपने इंफ्रास्ट्रक्चर वहां तैयार किया है वो अपने आप में अद्भुत है। और शायद उनके इसी योगदान को ध्यान में रखते हुए आपको 2016 में 18th मैनेजमेंट कांग्रेस में बेस्ट आईटी टीचर का, बेस्ट आईटी ईयर ऑफ का जो अवार्ड है टीचिंग के एरिया में, टीचिंग रिसर्च और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के क्षेत्र में, उसको सम्मानित किया गया है। आज आपको, वैसे तो आप आयोजकों में शामिल हैं, लेकिन मेरी इच्छा थी कि ये जो हम डिजिटल एरिया में बात कर रहे हैं, तो मीडिया प्रोफेशनल के साथ साथ एक आईटी एक्सपर्ट को सुने। तो मैं चाहूंगा कि आप एक आईटी एक्सपर्ट के रूप में भविष्य का मीडिया किस रूप में देखते हैं, उसके बारे में हमें अपने कुछ अनुभव साझा करें। प्रोफेसर एमएन हाड़ा। Thank you so much, Banavat sir, and good evening to one and all. At the outset, let me wish a very happy National Press Day to all the participants who are here and those who are not here and will be watching us at any of the later stage. To them also, a very happy National Press Day. बनावत सर के शानदार प्रस्तावना के बाद मुझे लगता नहीं कि किसी ज्यादा टॉक की जरूरत बची है। जब बनावत सर ने मुझे बताया, रादर इंस्ट्रक्ट किया कि इस बार आप एज एन स्पीकर बोलेंगे बिकॉज टॉपिक हमारा है जर्नलिज्म इन डिजिटल एरा, तो मैं सर से ये कह रहा था कि जितना डिजिटल एरा में बदलाव आया है वो सब बदलाव आप हमेशा अपनी प्रस्तावना में बोलते रहते हैं, मुझे अलग से एज एन स्पीकर बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन वो बड़े हैं और उनका हक है हम में से किसी को कुछ कहने का। उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा है और मैंने ये डिसाइड किया है कि इस बार एज एन स्पीकर बोलेंगे, तो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। फ्रेंड्स, मैं गरचे कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ और मुझे ये एक्सेप्ट करने में कोई झिझक नहीं हो रही कि जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आया और 12वीं का स्टूडेंट था साइंस में, तो उस वक्त मुझे मेरी रुचि, मेरा अपना पैशन लिटरेचर, ह्यूमैनिटीज और जर्नलिज्म की तरफ था। मैं 10वीं क्लास के बाद से अखबारों में कॉलम लिखा करता था और मैं चाहता था कि जर्नलिस्ट बनूं, जर्नलिज्म पत्रकारिता में कुछ सीखूं। लेकिन उस वक्त के टीचर्स ने अलीगढ़ में मुझे ये समझा दिया कि कंप्यूटर साइंस बिल्कुल नया सब्जेक्ट आया है, यहाँ अच्छी नौकरी मिल सकती है, अच्छा करियर बना सकते हो, और पत्रकारिता में वो करियर नहीं मिलेगा और जो 2-4 सेलिब्रिटीज तुम्हें दिखते हैं वो 2-4 गिनती में रहते हैं और शायद वो 2 अंक के ऊपर नहीं जा पाते। तो तुम इस कोशिश में ना रहो बल्कि कंप्यूटर साइंस में जाओ। और मजबूरी में एज ए प्रोफेशन मैंने कंप्यूटर साइंस ऑप्ट किया और आज मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। लेकिन मेरा पैशन, मेरा जुनून और मेरा जो शौक है वो हमेशा से लिटरेचर की तरफ रहा, हमेशा से मैं पत्रकारिता की तरफ रहा। गरचे कंप्यूटर साइंस दिल्ली आने के बाद बहुत दिन तक लिखने पढ़ने का काम रुक गया था, लेकिन मैंने वापस उसको जिंदा किया इस इंटरनेशनल जर्नल के माध्यम से। सो फ्रेंड्स, आज ये टॉपिक मुझे पता नहीं था कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या टॉपिक रखा है, लेकिन बनावत सर ने जो बताया कि जर्नलिज्म इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरा, तो हमने जो टॉपिक रखा है डिजिटल एरा, डिजिटल एरा का वो सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमने टॉपिक ज्यादा ब्रॉड, ज्यादा अच्छा और ज्यादा समावेशी रखा है। तो इसके लिए और इस विजन के लिए प्रोफेसर बनावत सर बधाई के पात्र हैं। थैंक यू सो मच सर। डियर फ्रेंड्स, कमिंग बैक टू द टॉपिक
कि जो आज का हमारा टॉपिक है, जिस परिवेश में हम बात कर रहे हैं, मैं हमेशा ये कहता हूं कि देयर इज नथिंग कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट चेंज. सो वी ऑल हैव टू चेंज proactively, else the changing ecosystem in and around us will change us. That is the basic fundamental and the basic bottom line. And that's how I always say कि इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है. इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि हम अपने आप को नहीं बदलते. And that goes right for the journalist as well कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा. यहाँ दो बड़ा मैसेज है, दो बड़ी बातें हैं जो कही गई हैं. एक तो ये कि अगर युग बदल रहा है तो हमें बदलते युग के परिवेश में अपने को बदलना पड़ेगा. और दूसरा ये कि हम इस बदलते युग के परिवेश में जो टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ रही है, अगर हम जिंदगी भर उस टेक्नोलॉजी के निगेटिव साइड्स को ढूंढते रहेंगे तो शायद टेक्नोलॉजी में जो पॉजिटिव हिस्सा हमारे लिए है या जिस पॉजिटिव हिस्से को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं वो कहीं पीछे रह जाएगा. इसलिए गालिब ने कहा कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, धूल हमारे बदलाव की कमी में थी, सो धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा. मैं हमेशा इस कोशिश में रहा कि टेक्नोलॉजी बदल रही है, उनके ये साइड इफेक्ट्स हैं, वहां ये निगेटिव इश्यूज हैं, वहां ये वल्नरेबिलिटीज हैं, और मैं क्यों इस टेक्नोलॉजी को अपनाऊं? अगर हम टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाएंगे तो हम रिडंडेंट रह जाएंगे. सो इस बदलाव की के परिवेश में मैं ये कहना चाहता हूं कि जर्नलिज्म इज आल्सो चेंजिंग एंड चेंजिंग वेरी फास्ट इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस चेंजिंग डिजिटल इकोसिस्टम. मैं जब डिजिटल इकोसिस्टम की बात कह रहा हूं तो वर्ड चेंजिंग लगा रहा हूं, क्योंकि ये डिजिटल इकोसिस्टम भी अपनी जगह कांस्टेंट नहीं है. ये डिजिटल इकोसिस्टम भी बदल रहा है. तो ये परिवेश, जिस परिवेश की हम बात कर रहे, आप हर सुबह जब जगते हैं तो डिजिटल इकोसिस्टम में कोई तो नई चीज आपको समझ में आती है. हमें ऐसा समझ में आया, मैंने 15 साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाया, और उस वक्त जब पढ़ाता था जब बच्चे आमतौर पे ये सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते थे, इलेक्टिव होता था. और आज ये जमाना है कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लोग नहीं, सिर्फ मेडिकल साइंसेस के लोग नहीं, सिर्फ इंजीनियर्स नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटीज, लिटरेचर, सोशल साइंसेस एंड बैंकिंग साइंसेस, सभी लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना चाहते हैं और लोग काफी मैसिव तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं. सो इस डिजिटल इकोसिस्टम जिसकी बात आज हम कर रहे, ये कल थोड़ा बदला बदला नजर आएगा, परसों फिर से बदला बदला नजर आएगा. तो ये चेंजिंग डिजिटल इकोसिस्टम है जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं. तो इस चेंजिंग डिजिटल इकोसिस्टम में हम सबको बदलना है इन जनरल एंड पर्टिकुलरली जर्नलिज्म प्रोफेशनल. अगर हम जर्नलिज्म प्रोफेशनल्स हैं तो उसे तो बदलना ही बदलना है. फ्रेंड्स, if we talk about changes in last almost 100 years have been huge, and that is why I say the changes started way back in early 20th century with the advent of radios. The medium changed, the medium of news dissemination changed, and so did the people start receiving news in a different way. शायद आज के युग के बच्चों ने नहीं देखा होगा, लेकिन मैं विलेज का रहने वाला हूं और हमने ये देखा कि विलेज में किसी किसी के पास रेडियो हुआ करता था, और जिसके पास रेडियो हुआ करता था वो खबर सुनने के लिए शाम के वक्त 7 बजे, 8 बजे, सुबह 8 बजे, शाम के 9 बजे लोग पहुंच जाया करते थे. और बीबीसी की खबरें इतनी पॉपुलर हुआ करती थी कि लोग कहीं भी हो वो टाइम बचाकर वो 15-20 मिनट अपने सारे व्यस्त कार्यक्रम से चौड़ा कर लाते थे, और जिनके पास रेडियो होता था वहां बैठकर खबरें सुना करते थे. तो 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में ये चेंज शुरू हो गया, और एक मेजर शिफ्ट चेंज का आया जब टेलीविजन आने लगे, और फिर आप ये समझें कि टीवी सेट्स हैव बिकम कॉमन प्लेस एज अ कमोडिटी इन एवरी हाउसहोल्ड. एंड बिगेस्ट पैराडाइम शिफ्ट वाज नॉट रेडियो, वाज नॉट टेलीविजन. बिगेस्ट पैराडाइम शिफ्ट वाज इंटरनेट. And when internet came into the market, the people started accessing thousands of videos, photos, stories from all across the world. तो ये इतना बड़ा चेंज हो गया कि शायद एक फोटो के लिए बहुत मुश्किल होता था, बहुत कोशिश की जाती थी कि इस लेख के साथ एक फोटो चला जाता, इस लेख के साथ वीडियो जाना तो बहुत बड़ी बात होती थी. उस फोटो के लिए लोग कितना इंतजार करते थे. लेकिन परिवेश बदला और इंटरनेट ने ये सहूलत दे दी कि कोई भी फोटो, कोई भी वीडियो, सिर्फ एक नहीं, thousands कैन बी सेंड, एंड लोग अपने पसंद के हिसाब से, अपने आर्टिकल के पसंद के हिसाब से, अपने बैकग्राउंड और टेक्स्ट के पसंद के हिसाब से उसमें से सेलेक्ट कर लेते. तो इन बदलते परिवेश में अगर हम देखें
तो सोसाइटी भी बदलने लगी। सिर्फ ये नहीं कि जो प्रोफेशनल्स थे या न्यूज देने का डिसमिनेट करने का तरीका था वो बदला, बल्कि सोसाइटी भी बदलने लगी। The way society consumes news today and the content has changed dramatically in last 1 decade. Never before in the human history have we been more connected, and the testament of that connection is that we are now is part of the exciting whole digital world. The internet allows us to connect with anyone in the world in seconds. Smartphones are supercomputers. Believe करें, आज से 35 साल पहले जब मैं पढ़ता था, मेरे पास जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट में हुआ करता था, उस कंप्यूटर की कैपेबिलिटी आज के इस मोबाइल फोन के कैपेबिलिटी का 100वां हिस्सा भी नहीं हुआ करता था। आज का जो हमारा स्मार्टफोन है, वो स्मार्टफोन अपने आप में आज से 10 साल पहले का सुपर कंप्यूटर है। एंड इस स्मार्टफोन पे हाई डेफिनेशन वीडियो कैपेबिलिटी जिस तरीके से हमारे साथ अवेलेबल है कि शायद इसने स्पेसिफिक स्टूडियो की रिक्वायरमेंट ही खत्म कर डाली है। आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि फॉर क्वाइट सिग्निफिकेंट टाइम एनडीटीवी जैसा बड़ा चैनल सैमसंग के साथ मिलकर मोजो प्रमोट कर रहा, और विदाउट हैविंग एनी स्पेसिफिक स्टूडियो मोबाइल जर्नलिज्म को प्रमोट कर रहा। और जो कैमराज हैं, वो कैमराज नॉर्मल मोबाइल के साथ जो कैमराज हैं वो सफिशिएंट कैपेबिलिटी रखते हैं किसी भी जर्नलिस्टिक वर्क के लिए। सो अगर ये सारे परिवेश में चेंजेस हो रहे तो जर्नलिस्ट are no longer to wait until the paper print to get eyes on their reporting. जैसा अभी बनावत सर कह रहे थे कि पहले अखबार खरीदे जाते थे, सुबह बैठकर ना चाय के साथ साथ अखबार पढ़ा जाता था, या जो लोग वर्किंग होते थे और सुबह पूरा अखबार नहीं पढ़ पाते थे वो शाम में आने के बाद अखबार पढ़ते थे। वो जमाने बदल गए और अब अखबार आसानी से पढ़ा जा सकता है, डिजिटल माध्यम से पढ़ा जा सकता है। एंड रादर जो खबर है वो ज्यादा आसानी से कंज्यूम की जा सकती है, उनका आर्काइव ज्यादा आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। ये बदलाव आ रहा है फ्रेंड्स। at the not only this but rather at the same time the ability of change because of internet or because of the huge penetration of internet based technologies can even be a curse. ये हमें समझ के चलना चाहिए। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा जहां एडवांटेज है वहीं हमारे लिए एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है। हम सबको पता है पिछले 10 सालों में अगर हम देखें तो मिस इन्फॉर्मेशन हैज बिकम अ काइंड ऑफ एपिडेमिक। Truthfulness, unbiased journalism has never been more critical than what it is today. The future of journalism in the digital age will require new outlets and journalists to adapt and completely change the status quo on how they report and distribute the news. So जहां एक तरफ हमारे पास बहुत सारी बेनिफिट्स आ रही हैं, वही हमें सतर्क रहने की जरूरत है। बराबर सर अभी बता रहे थे कि ये जो हमारी एक आदत बन गई है कि जो कुछ भी हमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे मिलता हम इमीडिएट उसे फॉरवर्ड करते, हमें बिल्कुल पता नहीं कि ये मिस इन्फॉर्मेशन का हिस्सा है। हाउ ट्रूथफुल इट इज, हाउ एक्यूरेट इट इज इट अनबायस्ड और बायस्ड, वी डिडंट नो दैट। एंड विदाउट नोइंग अगर हम फॉरवर्ड करते हैं तो शायद हम जाने और अनजाने में उस मिस इन्फॉर्मेशन के हिस्सा बन रहे हैं जिसे हमें नहीं बनना चाहिए, या जो सबसे पहली पहचान है एक अच्छे जर्नलिस्ट की कि कुछ भी हो जाए गलत खबर न दे। फ्रेंड्स, while discussing the role of digital technology in gathering, writing, publishing, disseminating and consumption of news, the phenomena of journalism in digital age is commonly used and discussed. यही इसी वजह से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी जर्नलिज्म इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोर्ड रखा है। न्यूज और इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन ग्लोबल ऑडियंस के साथ डिजिटल टूल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड डिजिटल मेथड्स बहुत ही आसान हो गया। एंड इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि द डिमांड फॉर न्यूज कंजम्पशन विथ ए टाइमलीनेस इशू is also creating hurriness amongst the journalists of the digital age, which is creating all more challenges before them. ये जो होड़ लग गई है कि ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले कौन लेकर आएगा, सबसे पहले न्यूज कौन ब्रेक करेगा, सबसे पहले किसकी स्टोरी आएगी, क्या सेकंड्स में और सेकंड्स नहीं तो मिनट्स में खबर ट्विटर पे आ सकती है, और अगर ट्विटर पे खबर आ जाती है तो फिर न्यूज़पेपर और टेलीविजन पे क्या बच जाता। ये एक बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, और इस चैलेंज के रेस में ऑथेंटिसिटी, इस चैलेंज के रेस में एक्यूरेसी, इस चैलेंज के रेस में वैलिडिटी, इस चैलेंज के रेस में ट्रूथफुलनेस, इस चैलेंज के रेस में जो खबर की अनबायसनेस है, इंडिपेंडेंस है, वो कैसे हम मेंटेन कर सकें। डियर फ्रेंड्स, global audience now have become instantaneous access to news because of digital platforms. अगर हमारे नेशनल मीडिया न करे
तो इंटरनेशनल मीडिया हमारे पास अवेलेबल है और शायद वहां से खबर आ जाए। और ये आज नहीं, हम सबको याद है मिसेस इंदिरा गांधी के पे जब गोलियां चली तो सबसे पहली और सबसे ऑथेंटिक खबर बीबीसी लंदन ने दी थी, लगभग 1:30-2 बजे के लगभग। तो आज तो डिजिटल एज है। इस डिजिटल एज में नेशनल मीडिया को हमेशा अपनी टाइमलाइन मेंटेन करनी ही पड़ेगी, लेकिन उस टाइमलाइन की मेंटेनेंस के साथ साथ उन्हें ये देखना पड़ेगा कि हमें न्यूज की या जर्नलिज्म की जो फंडामेंटल एबीसी है, ट्रूथफुलनेस, एक्यूरेसी, इंडिपेंडेंस, उस पर कैसे ध्यान रखा जाए। यही नहीं, वेबसाइट, सोशल नेटवर्क्स, स्मार्टफोन एप्लीकेशंस एंड अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर अलाउइंग अस for fast reporting and dissemination of breaking news in no time. In this race of being fast enough, journalists are facing challenges in certain areas like confirmation of the sources, fact checking, disinformation and misinformation. फैक्ट चेकिंग के लिए आपको पता है ऑल्ट न्यूज काम करता है, और मुझे गर्व हो रहा है ये कहने के लिए कि भारतीय विद्यापीठ के आईटी डिपार्टमेंट ने, कुछ टीचर्स ने ये इनिशिएटिव लिया है एंड फैक्ट फेक न्यूज आइडेंटिफिकेशन थ्रू सॉफ्ट कंप्यूटिंग। सॉफ्ट कंप्यूटिंग जब मैं कहता हूं तो उसका ग्लोबल अम्ब्रेला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है कि अंदर हम कुछ काम कर रहे हैं, आप में से जो लोग इस डोमेन में काम करते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो मैं ये कह रहा था कि जब ये चैलेंजेस सामने हैं तो इसमें कंफर्मेशन ऑफ सोर्स, फैक्ट चेकिंग, डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन एंड ऑथेंटिसिटी एक बड़ा मुद्दा हमारे सामने, एक बड़ा इशू हमारे सामने। The fast publication and dissemination nature of the digital journalists distinguishes the knowledge and wisdom of the journalist rather than getting deep into the issues. और जब इशू के डीप तक नहीं जाते तो शायद इशू का हर पर्सपेक्टिव जिससे हमें उस खबर को समझना चाहिए, जिससे हमें उस खबर को जानना चाहिए, शायद हम तक नहीं आ पाता। और ऐसा होता है कि ट्विटर पे न्यूज देखकर या मोबाइल पे एक अपडेट देखकर या ब्रेकिंग न्यूज की हेडलाइन देखकर हम न्यूज के डेप्थ तक नहीं जाते, और जब तक हम डेप्थ तक नहीं जाते हमें पता नहीं चलता कि इस न्यूज का बैकग्राउंड क्या था। आप याद करें फ्रीडम स्ट्रगल देश का, अगर फ्रीडम स्ट्रगल न्यूज को ढंग से न्यूज बनाकर हमें न दिया जाता, अंग्रेजों के सेंसर के बावजूद भी, ब्रिटिशर्स के सेंसर के बावजूद भी अगर न्यूज हमें ढंग से सर्व न की जाती, उस जमाने में जितने भी फ्रीडम फाइटर से आप उनको देखें वो सब अपने आप में एक न्यूज़पेपर था, एक संस्था था। चाहे आप महात्मा गांधी को लें, चाहे आप मौलाना आजाद को लें, चाहे आप इनमें से किसी और फ्रीडम फाइटर को लें, सब उस जमाने में दिया करते थे, लेकिन देश की संप्रभुता को सामने रखकर खबर आती थी। डिजिटल जर्नलिज्म enables us use of multimedia elements, and when I'm talking of multimedia element का मतलब है कि it could be text, meta text, photos, video, audio, interactive graphics। अभी बनावत सर कह रहे थे कि एनिमेशन, इंटरैक्टिव ग्राफिक्स। इमेजिन कीजिए स्टोरी टेलिंग की जो पद्धति हुआ करती थी, अगर उस स्टोरी टेलिंग की टेक्स्ट पद्धति के साथ इंटरैक्टिव ग्राफिक्स एंड एनिमेशन आ जाए तो क्या मेस्मराइजिंग इंपैक्ट उसका जनरेट हो सकता है। Engaging audience and providing them with more in-depth, immersive reporting are two major benefits of using multimedia in storytelling, and yet the way it goes to penetrate into the society will be absolutely different and superb. My dear friends, ये सिर्फ और सिर्फ डिजिटल टेक्नोलॉजीज का कारनामा है कि सिटीजन जर्नलिज्म इतनी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। सिटीजन जर्नलिज्म की जब मैं बात करता हूं तो मुझे याद है कि एवरी डे people are providing content to news story. Content for news stories have flourished in digital age thanks to the user generated content, and not only this, many of the news channels have started adapting and integrating these citizen journalism into their regular bulletins. Eyewitness reporting, crowdsourcing and elevating unrepresented facts, which from many other perspectives should have been represented but has not been represented by the media professionals, have become a major fact of life. ये कहा जाता है कि पहले का जमाना ये होता था कि लोग र्यूमर फैलाया करते थे। ये सिटीजन जर्नलिज्म का जो नेगेटिव साइड है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले का जमाना ये होता था कि लोग र्यूमर फैलाया करते थे और कोई तो क्रेडिबल न्यूज एजेंसी आके उनका खंडन किया करती थी और बताती थी कि नहीं ये खबर सही नहीं है, लोग र्यूमर फैला रहे हैं, दिस इज फेक न्यूज एंड व्हाट इज करेक्ट इज दिस। अब ये जमाना बदल गया डिजिटल टेक्नोलॉजीज के हेल्प से कि जब न्यूज चैनल स्टूडियो में बैठकर संस्थापित तरीके से कोई फेक न्यूज फैलाते हैं
तो सिटीजन जर्नलिज्म की मदद से सिटीजन सामने खड़े होते हैं और कहते हैं नहीं, मेरे इलाके की खबर ये सच नहीं है, मेरा इलाके की सच्चाई ये है और ये सच्ची खबर है। और अब यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर के हेल्प से वो सच्ची खबर लाने की कोशिश करते हैं। ये कंट्रीब्यूशन भी जो हमारी समाज में अवेलेबल है वो डिजिटल जर्नलिज्म या डिजिटल टेक्नोलॉजीज के हेल्प से जर्नलिज्म में दिया गया, जो हमारे समाज को मदद कर रहा है। The use of data by journalists to unearth stories, spot patterns, and back up their reporting is growing every coming day. डेटा विजुअलाइजेशन जब मैं कहता हूं तो डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब यह है कि कोई भी डेटा जो हमारे सामने, चाहे इलेक्शन का डेटा प्रेजेंट किया जा रहा हो 5 अलग अलग राज्यों में, बड़े बड़े राज्यों में इलेक्शन हो रहे, या हमारे सामने पॉल्यूशन का डेटा प्रेजेंट किया जा रहा हो, उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोचने और समझने का जो नजरिया और जो तरीका हमारे पास है वो भी डिजिटल टेक्नोलॉजीज में बहुत सफिशिएंट, बहुत एक्यूरेट और बहुत ही मेस्मराइजिंग दिया गया। हमारे पास चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, इंटरेक्टिव मैप्स हैं, जो एनिमेशंस हैं, जिनके जरिए हम डिजिटल विजुअलाइजेशंस को आसानी से समझ सकते हैं और अडॉप्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड इंटरेक्शन बिटवीन जर्नलिस्ट एंड देयर ऑडियंसेस आर मेड पॉसिबल। ये मुमकिन नहीं हो सकता था पहले कि आप किसी जर्नलिस्ट को डीएम कर सकें, डायरेक्ट मैसेज कर सकें। बिलीव कीजिए, 3 साल पहले जब मैंने जर्नलिज्म का इंस्टीट्यूट शुरू किया और मैंने सोचा कि अब तक मैं प्रोफेशन से रिलेटेड काम कर रहा था, अब मैं अपने पैशन से रिलेटेड कुछ काम करूं, तो सबसे पहला काम मैंने ये किया कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट थे, इनमें से तकरीबन 400 जर्नलिस्ट का कॉन्टेक्ट डिटेल तैयार किया और उनको मैंने डायरेक्ट मैसेज शुरू किया। और आप इमेजिन नहीं करेंगे कि डिस्पाइट चैलेंजेस मुझे तकरीबन 150 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया और उनमें से ज्यादातर लोग आज जुड़े हैं। तो ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट अगर 50 साल पहले का युग होता तो शायद मुमकिन नहीं। Instantaneous responses, discussions, and incorporation of public perspective into journalistic content are made possible by social media platforms, comment sections, and online forums. That all are the positive contribution of digital technologies in our day-to-day ecosystem of journalism. डियर फ्रेंड्स, बनावत सर ये बात कह रहे थे और मुझे ऐसा लगा कि इस पे भी मैं कुछ बात करता चलूं कि प्रिंट एंड ट्रेडिशनल जर्नल्स, जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी था, जब मैं यूनिवर्सिटी मैगजीन का एडिटर था, और बिल्कुल मैंने बताया कि 10वीं के बाद से मैं अखबारों में कॉलम लिखने लगा, टीवी कहाँ, रेडियो कहाँ, वो हमें कहाँ बुलाया करते। तो प्रिंट जर्नलिज्म को मैं हमेशा कहता हूं कि फाउंडेशन ऑफ जर्नलिज्म, द मदर ऑफ जर्नलिज्म इज द प्रिंट जर्नलिज्म। घर से लोग अब ये कहते हैं कि प्रिंट इज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जर्नलिज्म। But the oldest way the people have been reporting and conveying news to the society. This print journalism is facing major decline of the revenue in print media. The print industry had to completely redefine how they report and distribute news in today's time. बनावर सर ऑलरेडी कह रहे थे कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो रिपोर्ट्स ये आ रही है कि मेजर डिक्लाइन उनके सब्सक्रिप्शन में हो रहा, मेजर डिक्लाइन उनके एड में हो रहा, मेजर डिक्लाइन उनके ओवरऑल रेवेन्यू में हो रहा। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि न्यूज आउटलेट जो प्रिंट मीडिया के हेल्प से हैं, उनको अपने ऑल्टरनेट टेक्निक सोचने पड़ेंगे और बहुत सारे ऐसे बड़े प्रिंट पब्लिकेशंस ने ऑल्टरनेट सोचना शुरू किया है। अगर आप नए युग के वॉल स्ट्रीट जर्नल को देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स को देखें, तो आपको वो चेंज समझ में आ जाएगा। एंड इसी वजह से मैं पीछे स्टडी कर रहा तो देखा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम्स आर द लीस्ट affected publications in the present period of the crisis because of the digital technologies, despite being primarily in the print, but having made available themselves in all type of digital modes like Twitter, like Facebook, like their website, etc., etc. So my dear friends, still printing a newspaper in the traditional sense, they complement revenue with digital only subscriptions. अब अगर हम ये सोचें कि अखबार छपेगा और फिर लोगों तक जाएगा और लोग उसे खरीदेंगे, इसके बजाय हमें ये सोचना पड़ेगा कि वो छपने वाला मीडियम अब ऑल्टरनेट रह गया, मेरा अखबार डिजिटल मीडियम से लोगों तक कैसे डिलीवर होगा, एंड दैट टू एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट, ऑलमोस्ट एट नो कॉस्ट। तो अगर ये हो सकता है तो शायद हम अपनी ऑडियंस सेट को बनाए रखें। While newspapers still play a prominent role in how society consumes news, it is apparent that consumers prefer the digital format. And digital format की तरफ हमें बढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे कोई ऑप्शन नहीं। By and large, the way news is reported and consumed is similar to how it was reported prior, but the major difference lies in the speed in which it happens. The competition the journalists face and the different ways to get it in front of the readers, watchers, and listeners have changed a lot.
कि जिस तरीके से हम उसे सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, वो बदल गया है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मेजर चेंजेस को अगर मैं सम अप करूं प्रिंट जर्नलिज्म का, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इन lieu of an actual newspaper in hand, consumers are now receiving the same stories in an email to be read on a smartphone or maybe tablet or a computer or maybe a complete digital newspaper. The ability for consumers to comment and discuss stories, offering further insight and debate with other people. Earlier were limited with writing letters, and now it can be simply putting emails or simply responding to the Twitter comments. Pivoting to more multimedia-driven presentations, including video, photo, and podcast, have been integrated even in print journalism. The second major was affected is also the radio. And when I'm talking radio, I'm putting it together for the paucity of the time, the broadcast as well. When I'm talking broadcast, the television broadcast is also part of that. The radio was considered as the second oldest medium only to print, and radio maintains its prominence as a major source of news for quite a period of time. Many radio stations have adapted by providing consumer with the apps. They can stream, download, and rewind so that the content on demand can be made available, even the radio content. और मुझे गर्व हो रहा कहते हुए कि हमारी संस्था में टीचर्स ने जो और बच्चों ने मिलकर जो इनिशिएटिव शुरू किया रेडियो भारती का, उसमें यूट्यूब पे ऐप के माध्यम से आपके पास कंटेंट अवेलेबल है। आप जब चाहें, जब का कंटेंट चाहे, रिवाइंड करके आप अपने डिमांड के हिसाब से देख सकते हैं। सो हम जैसे कहते थे कंटेंट ऑन डिमांड, आज रेडियो ऑन डिमांड है और टेलीविजन ऑन डिमांड है। Television news, third medium, has also seen drastic changes since the days when options were limited. Now a seemingly endless list of 24-hour cable news stations have dominated massively the television sets and our living rooms and drawing rooms. Networks have adapted by offering snippets and promos of shows on website or social platforms highlighting important interviews or important highlights. My dear friends, imagine करें कि एक तरफ टेलीविजन पे होना और दूसरी तरफ जो टेलीविजन पे रात के 9 बजे का शो आने वाला है, उस 9 बजे के शो का प्रोमो शाम के 6 बजे से रिलीज करना डिजिटल मीडियम पे, सोशल मीडियम पे। ये टेलीविजन से ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं तो और क्या है, ये अपने आप में पहचान है। So dear friends, having said this, I wanted to tell you that with these changes in our digital ecosystem, there are new difficulties in digital age as well. When I'm talking of new difficulties, I'm aware of the fact that information accuracy and trustworthiness is of course paramount. Journalists work in an environment where it is easy for false information to get propagated. Modern journalists must focus on important issues like fact checking, source verification and critical analysis. बहुत सारे जर्नलिज्म के विद्यार्थी हैं जिनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी खबर पब्लिक डोमेन में लाएं, वो मिस इन्फॉर्मेशन बन जाए, डिस इन्फॉर्मेशन हो जाए, इससे पहले हमें उसके सोर्स की फैक्ट चेकिंग करनी चाहिए। और एक बार अगर किसी एजेंसी की क्रेडिबिलिटी खराब हो जाती है तो फिर वो क्रेडिबिलिटी बहाल करना बहुत मुश्किल होता है। जर्नलिज्म ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मेकिंग मनी हैव आल्सो बीन चैलेंज्ड बाय द राइज ऑफ द डिजिटल मीडिया। हर एक ओनर के पास, हर एक संस्था के पास जो जर्नलिज्म करते हैं, उनके लिए पैसा जनरेट करना, रेवेन्यू जनरेट करना बहुत बड़ा चैलेंज होता गया डिजिटल मीडिया। Journalists and news organizations are experimenting new ways to fund and monetize their work, including online subscriptions, paywalls, sponsored content and crowdsourcing. अगर वो ये सब चेंजेस न करें तो शायद उनको अपना रेवेन्यू मेंटेन रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा इस चेंजिंग इकोसिस्टम। Even in this digital era, journalist integrity is crucial. In the age of instantaneous and virally disseminated digital news, I'm specifically using the word virally disseminated digital news. हर एक न्यूज जो डिजिटल और सोशल मीडिया पे आ रही, वो सच्ची हो, अच्छी हो, वो ऑथेंटिक हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है dear friends. Journalists are facing additional challenges including those related to privacy, sourcing, conflicts of interest, objectivity and veracity because of infusion of course the social media itself. My dear friends, journalism in digital age can reach a much wider audience, be more interactive and tell a wider range of stories than ever before in the life. But it also brings difficulties such as the requirement of media literacy for the journalist, computer literacy for the journalist, and ethical reporting.
I remember the very first speech of Professor K.K. Agarwal, the founder, Vice Chancellor of Guru Gobind Singh in the University, right in our institution. Professor Huda, the Bharati Vidyapeeth, which is considered as a niche institution for engineering and computer science, has started journalism. So journalism in this digital age and preparing journalists for digital age with sound technical background is the prime responsibility and it will be your specialty. So आज के डिजिटल युग में जो जर्नलिस्ट बनाए जाएं उनको अगर अच्छे से ढंग से कंप्यूटर साइंस, उनको ढंग से कंप्यूटर का एप्लीकेशन नहीं पता, उनको ढंग से अगर इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने से पहले फैक्ट चेकिंग और उनकी ऑथेंटिसिटी, वेरासिटी चेक करने का जरिया नहीं पता, तो शायद वो नए युग के जर्नलिस्ट नहीं बन सकते. Journalists need to be able to adapt to the changing digital reality without compromising the profession's foundational values. और जब हम प्रोफेशन की फाउंडेशनल वैल्यूज की बात करते हैं तो मॉडर्न जर्नलिज्म में, which is also known as modern journalism, in the practice of reporting in writing context of internet and other digital media. Information that is gathered, analyzed, produced, and disseminated by digital means is included in day-to-day reporting, and that has to be part of our day-to-day reporting and journalistic profession. Online articles, videos, podcasts, and interactive multimedia are just some of the ways in which news companies have shifted their focus from print to digital. Journalists can now publish their articles on a wide variety of subjects and online publications such as news websites, social media platforms, mobile apps, newsletters, and podcasts. Because of all this infusion, we can reach more people, get our message faster, and interact with a wide range of people. Dear friends, one of the surveys at Oxford University says that 75% of global population seeks news and information on social media networks like Twitter, YouTube, meta platforms like Facebook, Instagram, and WhatsApp. Social media networks are becoming the primary news source, and this trend is accelerating every coming day and will keep on accelerating and growing every coming day. But journalists, especially in emerging digital countries like India, like all such countries where we are emerging, have not been equipped to remain engaged and stay safe in the rapidly digitalizing media world. They face being left behind in this digital shift. Increasing digital adoption and ongoing access to the skills is the most effective way to ensure that journalists can continue making an impact is a major challenge before all of us, which we need to address in our day-to-day teaching learning system as well. The traditional methods of training journalists are not capable to keep pace with the rapidly evolving digital landscape. We need to do a leapfrogging and train the new train the journalist of new age in a different way. The potential for journalists to report from anywhere and immediately connect to a global audience is both the biggest opportunity and threat to credible reporting. The gap between the skills journalists traditionally learn and the digital environment they work in is creating serious privacy and safety challenges for all of us. With the phone as the new newsroom, and social media networks as the distribution channel, an understanding of digital publishing is a core skill journalists need in digital age. Social networks are constantly innovating new features to reach a wider audience and create a better experience for the users and for the society at large. Journalists need to understand and be equipped to utilize these features at pace with how quickly platforms innovate and evolve. When journalists have access to the right skills, they can operate more safely and report more effectively, and that too with the help of the new technologies. One of the major concern and one of the major advantages which has come up now and rather completely transformed is investigative journalism. When I'm talking of investigative journalism remains one of the industry's most important discipline in journalism profession. Exercising the right to free speech to hold those in power accountable is one of the important pillars of the democracy, a way to showcase the corruption or uncover the corruption and inform the public. Before the advent of the digital space, investigative journalism would work and need almost months together, sometimes the years together, before actual revealing to the public. But with the help of the digital ecosystem, this has completely been redefined.
Digital space has not only brought us different ways to undertake a quick investigative journalism, but completely changed the way investigative stories are rolled out. And not only this, the kind of the counter views to get on these investigative journalism are also have also been redefined. पहले सालों साल लगता था किसी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करके और सोसाइटी तक आना, और फिर उसको समझ के और अलग अलग अफेक्टेड पार्टीज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करती थी। अब इतना आसान हो गया है, इमीडिएट खबर आती है और इमीडिएट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, जहां काउंटर आफ्टर काउंटर तैयार किया जाता है। डियर फ्रेंड्स, डिजिटल इकोसिस्टम इन जनरल एंड सोशल मीडिया इन पर्टिकुलर, बिकॉज पिछले 5-6 सालों में सोशल मीडिया का जो इन्फ्यूजन और पेनिट्रेशन हमारी समाज में हुआ है, उसने और भी अलग एडवांटेजेस और अलग चैलेंजेस हमारे लिए जर्नलिज्म इंडस्ट्री के लिए खड़ा किया। Advent of social media has turned a traditional news cycle on its head. Reporters at news stations no longer need to wait for a broadcast or print edition to break news stories, instead of having the ability to deliver them in a real time. The 24-hour news cycle, social media, especially the Twitter, has made it much more than that and almost down to the minutes. आप देखें, कोई छोटी सी खबर होती है, मिनट्स में, रादर मिनट, लेस देन ए मिनट, वो किसी न किसी ट्विटर पे अकाउंट पे अवेलेबल होती है। So social medium based journalists can be dangerous as well, in the sense that in traditional journalism there were many layers in between the news which were in the mind of the journalist and finally the news when it used to be printed or disseminated to the people. अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो बहुत सारे एडिटर्स हुआ करते थे जो उनको पढ़ा करते थे, समझा करते थे और फिर देखते थे क्या ये छपने के लायक है। अगर टेलीविजन की बात करें तो टेलीविजन में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हुआ करते हैं जो स्टोरीज को देखते हैं क्या ये वर्थ प्रोडक्शन है और समाज में जाने के लायक है या नहीं। लेकिन इस सोशल मीडिया के एडवेंट में ये सारे लिमिटेशंस खत्म हो गई। जो जर्नलिस्ट के समझ में आए वो प्रोड्यूस किया जा सकता है, जो जर्नलिस्ट के समझ में आए वो डिसेमिनेट किया जा सकता है, और जो सोशल मीडिया पे आ गया आज की नई पीढ़ी शायद उसी को सही समझ बैठती है। इसलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। सो विद ट्विटर we pull our phone and put things out there. The temptation is to be fast enough, fastest finger first जैसे होता है उस तरह से fast enough है, लेकिन इसके बहुत सारे challenges हैं। हमें इन challenges से अवगत रहना पड़ेगा, हमें इन challenges के बारे में जानते रहना पड़ेगा। Finally, my dear friends, to conclude, the last piece of advice to all of us, to entire journalism profession, all of us, is that journalism in digital age is of course changing and will keep on changing. So much like those that preceded earlier, in non-digital age, we must continue asking tough questions, rather toughest question, report, and when we are report, and when we are reporting, we must not forget the empathy and the compassion with which the fundamental reporting should continue. But at the same time, we must believe that future reporters may see themselves becoming their own brand. Now we see on many of the YouTube channels that many of the individual journalists have become an institutions in themselves, and people have started believing in them that if he or she is giving news, if this person is giving news, it must be an authentic one. So एक पहले इंस्टीट्यूशन ब्रांड जाना जाता था, एक डिजिटल जर्नलिज्म के हेल्प से चेंजिंग परिवेश में एक जर्नलिस्ट अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन बन सकता है। सेल्फ फाइनेंसिंग ब्लॉग्स और वेबसाइट्स थ्रू सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल्स are already available in today's time. With this, we wanted to conclude and say कि ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी यहाँ नहीं रुकने वाली, टेक्नोलॉजी अभी बहुत आगे जाने वाली है। मैंने 2 पंक्तियां 6 साल पहले लिखी थी, पंक्तियां यूं थी कि ओ टेक्नोलॉजी के मुसाफिर, तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है, पत्थरों पे गुलाब खिलाना है और आंधियों में चिराग जलाना है। शायद जर्नलिज्म इंडस्ट्री वो दौर भी आएगा कि पत्थरों पे गुलाब खिलेगा, आंधियों में चिराग जलेगा। और जब मैं स्टूडियो नहीं बनाया, जब मैं ये देखता था कि लोग सी में खड़े होके कैसे रिपोर्टिंग करते हैं, लोग कोई फायर लगी है वहां जंगल में, फायर में खड़े होके कैसे रिपोर्टिंग करते हैं, जब मुझे टेक्नोलॉजी समझ में आई कि ये क्रोमा का कमाल है, क्रोमा में खड़े होके वो कट करके और वो जो एक्चुअल सीन है उस सीन को रिप्रोड्यूस करके हमें ये फील दिया जाता है इस एनिमेशन के हेल्प से कि हमारे रिपोर्टर सी में खड़े हैं, हमारे रिपोर्टर उस वॉर के मैदान में बीचों बीच खड़े हैं जहां से वॉर हो रही है। ये सब टेक्नोलॉजी का जमाना है।
So thank you so much. Wish you all the best. And once again, a very happy National Press Day. Thank you so much. Over to you, Banawas sir. बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर हुडा साहब। आपने बहुत विस्तार से भविष्य की जो दुनिया होगी डिजिटल दौर में, उसके बहुत सारे पक्षों को हमारे सामने स्पष्ट किया। किस तरह से कंटेंट प्रभावित होगा, किस तरह से खबरों के प्रेषण की स्पीड बढ़ेगी, और उसी के साथ किस तरह से चुनौतियां आएंगी, फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, और उसी के साथ नए विकल्प भी तैयार होंगे, जो आपने कहा कि फैक्ट चेकिंग और फेक न्यूज़ आइडेंटिफिकेशन का। और ये बहुत ही संतोष और खुशी की बात है कि आपने अपने इंस्टीट्यूट में एक इस तरह की योजना शुरू की है, जहां आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहयोग लेकर के और शिक्षकों का सहयोग लेकर के फैक्ट चेक की दिशा में काम कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि आज के दौर की महती आवश्यकता है। हमारे यहाँ कई न्यूज़पेपर हैं, वो इस दिशा में काम कर रहे हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट है, वो इस दिशा में काम कर रही है। गूगल ने बाकायदा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए हैं, और हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी जो हैं वो इस दिशा में उन्होंने ट्रेनिंग ली है, और देश में जगह जगह प्रेस क्लब्स में और मीडिया इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने भी इस तरह की एक योजना शुरू की है। और महत्वपूर्ण तथ्य जिसकी ओर आपने संकेत किया कि इस सोशल मीडिया पर हम बहुत अधिक गंभीर नहीं हो पाते हैं, तो ये गंभीरता की उपेक्षा बहुत बड़ी चुनौती है। जब तक हम किसी खबर की गहराई में जाकर के उसकी छानबीन नहीं करेंगे, तब तक वो अपना अपेक्षित प्रभाव नहीं छोड़ पाएगी। डेटा जर्नलिज्म की आपने महत्वपूर्ण संकेत किया, बल्कि अब तो जर्नलिज्म कोर्सेज में डेटा जर्नलिज्म को एक पेपर के रूप में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और हमारे कई मित्र इस दिशा में काम कर रहे हैं। कोरोना में तो बहुत इसका असर आया था, लेकिन आज भी जो रिसर्च बेस्ड स्टडीज है, इवन इलेक्शन कवरेज है, इसमें जिस तरह से डेटा का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो उस खबर को स्पष्ट बनाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे आवश्यक है, जिसकी ओर आपने संकेत किया, वह है विश्वसनीयता। तो ये मल्टीमीडिया का जिस तरह से विस्तार हो रहा है, उसमें इन एजेंसीज की विश्वसनीयता बनी रहे, और जो एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है डिजिटल मोड में भी, हम अक्सर कहते हैं कि हम मुफ्त में सूचना क्यों चाहते हैं। यदि हम विश्वसनीय सूचना चाहते हैं, सत्य सूचना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ पे भी करें। तो जब एक इस तरह का सिस्टम डेवलप होगा, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि कहीं कोई बदलाव की आहट हमें सुनाई देगी। ये सही है कि तकनीक ने सबको खुला अवसर दिया है, और जो इसमें रचनात्मक होगा, मैं तो अक्सर ये बात कहता हूँ कि जब रचनाधर्मी लोग इन माध्यमों से जुड़ेंगे, तो जिन खतरों की ओर आज आपने संकेत किया है, शायद उन खतरों से कहीं हम मुक्ति पा सकें, या उस दिशा में कुछ अधिक कंट्रीब्यूट कर पाएं सत्य और विश्वसनीय सूचनाएं और वेरीफाइड सूचनाएं प्राप्त करने के लिए। बहुत बहुत आभार। और अब ये सत्र चर्चा के लिए खुला है, क्योंकि हमारे दोनों जो विशेषज्ञ हैं आज के, उनका संदेश मुझे मिल गया है, कारणवश वो नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ, इसमें मैंने चैट बॉक्स में भी देखा है, MIT यूनिवर्सिटी जयपुर से डॉक्टर तनुश्री मुखर्जी, जो जर्नलिज्म एसोसिएट प्रोफेसर हैं, यदि वो अभी भी हमारी बात सुन रही हैं तो वो अपने विचार प्रकट कर सकती हैं। डॉक्टर मोहम्मद ओसामा, ये उड़ीसा से हमारे साथ जुड़े हैं, जो वहाँ नेशनल स्कूल ऑफ मीडिया से जुड़े हुए हैं। चैट बॉक्स में मैंने देखा है, यदि हमारी बात सुन रहे हैं। और BHU से बाला लाखेंद्र जी हमारे साथ हैं। ये कुछ लोग जिनको मैं पहचान पा रहा हूँ, मीडिया से जुड़े हुए हैं, वो अपनी बात कहने के लिए आमंत्रित है। और कुछ लोग चैट विंडो में लिख रहे हैं कि हम कब सवाल पूछ सकते हैं, तो आप अनम्यूट कर सकते हैं 1 by 1 और पूछ सकते हैं। हाँ, सवाल टिप्पणी जो भी हो, ऑब्जर्वेशंस, सब आमंत्रित है। प्रोफेसर राकेश गोस्वामी यदि जुड़ गए हो तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा। तो कितने का बिल आ रहा है यहाँ पे? डॉक्टर बाला हैं आज हमारे साथ, वो हाँ, वीडियो भी आज दिख रही है। हाँ बालाजी, आप शुरू कीजिए जब तक और लोग तैयार हों। हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर ये दो जो आज वार्ता हुई, मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल अद्भुत। जब माननीय प्रोफेसर संजीव भारावत सर ने अपनी बात शुरू की, उन्होंने प्रेस कमीशन की बात की, और फिर 4 जुलाई 1966 को जब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन हुआ, और उसके बाद से उन्होंने जेम्स अगस्त हिक्की को याद करते हुए थोड़े भावुक भी हुए, क्योंकि सच में वो उन्होंने अपना जीवन दिया है इस पत्रकारिता के लिए, और उन्होंने कैसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया। क्योंकि उन्होंने जो पत्र निकाला था 21 गजट, जिसे बंगाल गजट भी कहते हैं, कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी कहते हैं, तो उसका उद्देश्य ही था कि जो उस समय की सरकार थी उसमें जो गड़बड़ियां चल रही थी उसको उजागर करना।
तो उसके लिए उनको बहुत पे भी करना पड़ा, जिसकी चर्चा भी माननीय प्रोफेसर संजीव भानावत सर ने विस्तार से की है, मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। और अभी उसके बाद माननीय होदा साहब ने बहुत ही बिल्कुल सार गर्वित और बहुत ही सुंदर व्याख्यान दिया। मैं आप दोनों अतिथियों को और बाकी जो हमारे यहाँ मित्र जुड़े हैं उन्हें बताना चाहूंगा कि हम लोग 1, 2 और 3 दिसंबर को इंटरनेशनल सेमिनार कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। तो मैंने एक बार सर से निवेदन किया था, माननीय प्रोफेसर संजीव भानावत सर से, कि अगर समय हो तो सर आप काशी आए। तो मैं प्रोफेसर होदा साहब को भी अनुरोध करूंगा, उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूं कि अगर समय हो तो आप निश्चित रूप से आए। मैं 2-3 बातें जो माननीय होदा साहब ने ये यहाँ पर रखा है, और बहुत ही सुंदर उन्होंने कहा कि उनकी कल्पना थी, जब वो कभी कविता उनकी थी कि पत्थरों पर गुलाब खिलाना है और आंधियों में भी चिराग जलाना है। तो सर मैं आपको बताऊं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम ऐसा कुछ कर पा रहे हैं। अभी आप देखिए, अगर आप व्हाट्सएप और अगर आप फेसबुक पर देखें तो हर दिन कुछ ना कुछ नए चित्र आते हैं। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, और उस चित्र में वो कहता है कि आप अगर भक्त हैं तो आपको ये दिख रहे होंगे। वो सिर्फ और सिर्फ एडिटिंग है, और लोग उस पर लाइक करते हैं, और उस पर वो कहते हैं कि आप अगर ये कहें तो आपकी जो मन्नत है 2 दिन में पूरी हो जाएगी। तो सर आपकी जो कल्पना थी वो बिल्कुल अभी पूरी हो गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में। और जिस चीज की चर्चा माननीय संजीव भानावत सर कर रहे थे कि जिस तरह से आज तक ने एक न्यूज एंकर को वहां बिठाया है, जो लगातार खबर वो पढ़ने का काम हो रहा है वहां पे। और देखिए, जब हम समाचार पढ़ते हैं सर, जब कोई मानव पढ़ता है तो उसके अंदर भावनाएं होती हैं। अगर वो दिवाली का त्योहार है तो उसमें वो टोन आएगा, अगर वो दुख की कोई खबर है तो उसमें उस तरह की चीजें आएंगी। और लेकिन जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से समाचार पढ़वाएंगे तो यकीन मानिए वो बिल्कुल मोनोटोनस होगा, क्योंकि वो बिल्कुल वो तो मैकेनिकल चीज तो मैकेनिकल ही होगा, उसमें मानवीय गुण आ नहीं सकते हैं। और जो दूसरी चीज आप ने कहा कि अभी हमें जो सिटीजन जर्नलिज्म की बात की, और एक बहुत अच्छी बात, अभी हाल में मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि पहले हम मीडिया पर निर्भर करते थे सच्चाई जानने के लिए, लेकिन आज मीडिया जन सामान्य पर, सिटीजन जर्नलिस्ट पे निर्भर कर रही है सच्चाई जानने के लिए। पिछले दिनों दिल्ली में जो घटना घटी, मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहता हूं, क्यों, लेकिन उसके खंडन के लिए वहां के कई पत्रकार, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के कई नेता उस स्थान पे गए, और उन्होंने बजाबते फेसबुक पर और ट्विटर पे और अन्य चैनल पे ये कहा कि यहाँ की जो घटना है, जिस तरह से रिपोर्ट की जा रही है, वो गलत है। लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है, लोगों को गलत सूचना दी जा रही है। और आप सब शायद अवेयर भी होंगे कि बाद में स्थितियां नियंत्रण में आई। और तो ये जो दौर चल रहा है अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, हम जो बहुत सारी चीजें क्रिएट करने लगे हैं, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है जिसकी तरफ माननीय दोनों जो आप आज के वक्ता हैं उन्होंने कहा कि हमें जो डिजिटल इकोसिस्टम है उसको सही सही से समझना होगा, और उस डिजिटल इकोसिस्टम में जो आवश्यक क्रिया है उसका जो इलेबोरेशन है, उसको उसकी जो प्रस्तुति है उसको भी हमें रेखांकित करना होगा, और उसे समझने की आवश्यकता है। वैसे आप दोनों वक्ताओं ने बहुत ही सुंदर व्याख्यान दिए हैं राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर। मुझे लगता है इससे और अच्छा व्याख्यान कुछ हो नहीं सकता है। जैसा कि सर ने कहा कि इस बार का जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस बार का जो विषय रखा है, मीडिया इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उससे बढ़कर भी माननीय होदा साहब ने कहा कि हम ये समझ रहे हैं कि जो डिजिटल इकोसिस्टम है, डिजिटल एरा है, वो एक बहुत विस्तार है, विस्तारित फलक है, तो उस पर चर्चा होने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जैसा सर कह रहे थे होदा साहब की वो कभी कंप्यूटर के विद्यार्थी रहे और वो मीडिया में आना चाहते थे। अभी सर आप मीडिया में हैं, और मुझे लग रहा है कि हजारों लाखों की संख्या में आप विद्यार्थियों को शिक्षित कर रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं। थोड़ा देर से ही आपसे हम लोगों का संबंध हुआ, जानना हुआ आपको। माननीय प्रोफेसर संजीव भानावत सर को मैं प्रणाम करता हूं, और मैं आमंत्रित करता हूं सर आप दोनों को कि आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय आए, और फिर मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बच्चों को लेके सर हम लोग दिल्ली आएंगे, और वहाँ आपके स्टूडियो में और आपके जर्नल से, आपके प्रकाशन से, आपकी गतिविधियों से, आपके रेडियो से भी हम लोग जुड़ेंगे। मैं पहले से आकाशवाणी में था, लगभग 14 वर्षों के कार्य के बाद मैंने रेडियो से शिक्षण में अपने को स्थानांतरित किया। तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए, धन्यवाद बालाजी आपके इस ऑब्जर्वेशंस के लिए। लेकिन जो आपने बात कही भावनाओं की,
मुझे लगता है थोड़ा सा मेरी बात को शायद समर्थन करें कि अब जो विज्ञान जिस तरह से काम कर रहा है उसमें रोबोट में भावनाएं भी डाली जा रही हैं। कुछ साल जी। पहले आपने एक फिल्म देखी होगी कि एक रोबोट को उस हीरोइन से प्यार हो जाता है। तो अब इस उस फिल्मकार ने कल्पना की होगी 5-6 साल पहले कि रोबोट में भी जीवन या संवेदनाएं डाल दी गई हैं। तो वो मैंने कहा ना कि तकनीक का चमत्कार यह है कि जो आज समस्या लगती है कल वो समाधान बन जाती है। ये असली रिसर्च मुझे लग रहा है कि यहाँ हो रही है। अब वो समाज वैज्ञानिक इसको कैसे तय करेंगे? आप घर पे बात करते हैं कि आज हमें ये चीज खरीदनी है, वो करनी है। 15 मिनट बाद मोबाइल पे मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। क्या मोबाइल भी आपको सुन रहा है, पढ़ रहा है आपको? कुछ साल पहले हम ये कहा करते थे कि हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब हम आपके घर आएंगे तो फोटो खींचेंगे अपने मोबाइल से, आप क्या सोच रहे हो हम ट्रांसलेट कर लेंगे, या हम क्या सोच रहे हैं आप ट्रांसलेट कर लेंगे। वैज्ञानिक तो काम कर रहे हैं उसके ऊपर। कल का समाज कैसा होगा ये आप और हम जो समाज वैज्ञानिक हैं वो फिर इसका विश्लेषण करें कि अगली दुनिया कैसी होगी। मैं देख रहा हूँ हमारे ठीक कहा आपने बनावत सर, ये मशीन लर्निंग है और बेसिक डेफिनेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये है कि हाउ टू मेक कंप्यूटर्स टू डू बेटर व्हिच एट द मोमेंट ह्यूमन बीइंग्स आर डूइंग। तो इमिटेट करना है कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको आर्टिफिशियल तरीके से, और ये बहुत सारी ऐसी भावनाएं ऐड की जा रही हैं, लेकिन आर्टिफिशियल चीजें आर्टिफिशियल रहेंगी, नेचुरल नेचुरल रहेंगी। तो ये डिफरेंस तो हमेशा रहेगा। और जो आपने कहा हम सोचते हैं एक दिन के बाद वो उससे रिलेटेड ही मैसेज हमारे मोबाइल पे आता है। हम इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव कंप्यूटिंग, कॉग्निटिव साइंस। जिस तरीके से एडवांसमेंट हो रही रिसर्च में कि उसके बेसिस से ये रिफ्लेक्सिव कंप्यूटिंग, गेस्चर बेस्ड कंप्यूटिंग, पोस्चर बेस्ड कंप्यूटिंग, इमेजिनेटिव कंप्यूटिंग, ये सारी आ रही है सामने और आती रहेंगी। और इसके साथ साथ ह्यूमन माइंड इससे कुछ बहुत आगे करने की कोशिश करेगा। जी सर। जी Banavat sir, अच्छा, I हाँ wish to share one thing here. You were talking about the fact na, ki, something is related to when the artificial intelligence is going to work upon the heartfelt emotions as well. So I'll share a live example here. What happened with me? I write those couplets. So I was posting them on the FB and plus to my WhatsApp status and all. And one of my friend who is using all the more English only for his work and everything, as Huda sir said, that artificial intelligence can understand through that cognitive understanding that what the person is willing to understand and gather the information about a particular thing or the language or medium, whatever. So now when I was writing those lines, that couplet, wherever I'm posting, and this friend of mine, he was coming up with a very weird feedback. And I asked, why are you saying this? So then he told me that he was reading all those couplets in English. And can you imagine what I was expressing in Hindi? That was entirely different. And what he was getting in English, that was entirely different. So मतलब मुझे ये लगता है कि दिल, वैसे तो कुछ होता नहीं, साइंस वाले हुडा सर बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे दिल इज नॉट देयर, बट बीइंग अ लिटरेचर पर्सन ही विल डेफिनेटली अग्री टू इट. But then when we say mind is working and we say no, if इन लिटरेचर पार्ट साहित्य में अगर हम दिल की बात कर रहे हैं तो उसका एक अलग ही स्थान है. मैं नहीं विश्वास कर सकती कि एआई उस फीलिंग को, उस इमोशन को उस तरह टच करके उस फॉर्म में ले आएगा जिस फॉर्म में आपने कहा कि हाँ, people are serving also and doing anchoring and everything, because that is a technical part. I don't know how this is going to relate with heart and mind both, if heart exists. According to me, it exists. So that was a funny thing which happened with me. Then I asked that person, you change it to Hindi itself only, and please consider that heart exists. Don't talk about your science in this. मैं पूरी तरह एग्री करता हूँ, हार्ट एग्जिस्ट करता है. Thanks. हमारे साथ हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मास कॉम के शिक्षक हैं डॉक्टर आलेख, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप भी बड़े अच्छे रिसर्चर हैं और अभी आपने मुझे एक आर्टिकल कल ही भेजा है वो गीता में कम्युनिकेशन को लेकर के, तो आप पुराण और आधुनिक दोनों को ही समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और आपने अभी थीसिस भी शायद सबमिट कर दी है अभी. तो आलेख जी कुछ कहना चाहेंगे? आप अपने को म्यूटेड है, अनम्यूट और मेनवाइल मैं सिर्फ ये अनाउंस कर दूं कि फीडबैक लिंक शेयर कर दिया गया है, तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो प्लीज फीडबैक लिंक भरें और अपने सर्टिफिकेट जनरेट कर लें. जो ओल्ड पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें प्रोसेस पता है, जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी जानकारी के लिए कि आप अपने फीडबैक फॉर्म में अपना नाम
अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम एब्रिविएटेड फॉर्म में, छोटे से छोटे फॉर्म में, और अपनी ईमेल आईडी करेक्ट लिखें। और अगर आपके पास कोई वर्किंग जीमेल आईडी है तो जीमेल आईडी जरूर लिखें, क्योंकि ये जो सिस्टम है सर्टिफिकेट जनरेट करने का, ये गूगल एपीआई के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है, तो वो जीमेल अकाउंट के साथ, जो गूगल के अकाउंट है उनके साथ सीमलेसली काम करता है। आप जैसे ही ये फीडबैक फॉर्म सबमिट करेंगे, इसी फीडबैक फॉर्म से आपका नाम, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम पिक किया जाएगा, आपकी सर्टिफिकेट क्रिएट होगी, उस सर्टिफिकेट के क्रिएशन के बाद उसका पीडीएफ जनरेट होगा, पीडीएफ जनरेट करके एक मेल जनरेट की जाएगी, उसमें ये फाइल एज ए पीडीएफ अटैच किया जाएगा, और जो ईमेल आईडी आपने फीडबैक फॉर्म में लिखा है वो आपको उसी ईमेल आईडी पे ये सर्टिफिकेट डिलीवर किए जाएगी। आप अपना इनबॉक्स भी चेक करें, अगले मिनट, एक विदिन ए मिनट ये सारा प्रोसेस होना चाहिए, तो 1 मिनट के अंदर अपना ईमेल आईडी का इनबॉक्स चेक कर लें और स्पैम फोल्डर भी चेक कर लें। अगर वहां नहीं मिला तो अपना नाम और अपनी ईमेल आईडी चैट विंडो में लिखें या अनम्यूट करके बोले, तो जो टीम मेंबर्स हमारे साथ हैं दे विल टेक केयर ऑफ रिजॉल्विंग द इश्यूज। थैंक यू सो मच एंड प्लीज गो अहेड। हाँ अलेक्स जी, आपका माइक अनम्यूट कर लें अपने को, खुद ही करके अनम्यूट हो जाएगा। अभी हो गए थे अनम्यूट आप? अच्छा, टीम मेंबर्स अभी कर देंगे, टीम मेंबर्स। Thank you. हो Thank you गया, so हो much, गया। sir, for giving me opportunity to talk in this auspicious day. So definitely I would say that मैं थोड़ा evolution की ओर आपको लेना चाहूँगा। कहा जाता है कि survival of fittest, इसको हम आगे लेके हम अगर आगे देखेंगे, you could say maximum utilization of resources, whatever you have, whatever technology you have, let use these resources for betterment of society. And so that so many challenges we are going to face in every stage of development, evolution of technology, tools, whatever we are going to encounter in our journey of our communication. So print, electronic, digital media, AI technology, in future also we are going to get so many support systems, so many mechanisms which could enhance our communication capability beyond our human limitations. So no doubt we are living in an age of digital and evolving stage, और इवोल्यूशन इतने फास्ट क्विक है कि हम समझना बहुत ही डिफिकल्ट है और चैलेंजिंग है। एज ए स्टूडेंट ऑफ कम्युनिकेशन, एज ए कम्युनिकेटर, इट्स आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू first understand the mechanism what are evolving in the now the day, and let's utilize it in a better way so that we could make this world more beautiful, more interactive, as a global village, as a individual who could connect the sense of every individual living across the world, and whatever challenges they are facing, whatever problem they are facing, let it be our challenges, and let get connected. And I think it's another interesting thing I have observed in this discussion, that कहा जाता है कि वेबिनार ऐसी बोरिंग होता है, लोग ऑन करके चले जाते हैं, बट द थिंग्स आर इवॉल्विंग। मैंने आज ये एहसास किया कि वेबिनार इतने सक्सेसफुल हो सकता है, इतनी इंटरेक्टिव हो सकता है, इतनी एनर्जी से भरा हुआ आज के वेबिनार था। अमानवत सर के जो एफर्ट है, जो टीम है आपने डेवलप किए हैं, पूरा देश को नहीं पूरा दुनिया को शायद आगे चल के कनेक्ट करेगा, और हम एक इकोसिस्टम में एंट्री कर रहे हैं न्यू एज में, जिसमें कि हम कलेक्टिवली थॉट प्रोसेस को इवॉल्व कर सकते हैं, अपने सोच विचार जो पुराने सोच है उससे बाहर आ सकते हैं, और जो रिसोर्सेस है उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है। और हमारे जो प्रोफेसर्स है, जो तमाम कई सालों से काम कर रही है अपने अपने डिसिप्लिन में, अपने अपने चैलेंजेस के साथ, वो हमारे साथ नए जनरेशन के साथ साझा कर रहे हैं। ये ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आज के समय में, अगर मैं कहूँ कोरोना के पीरियड के बाद अब जो वेबिनार हो रहे हैं, बहुत सारे वेबिनार हुआ है, बहुत सारे वर्चुअल कम्युनिकेशन प्रैक्टिस हमने कर रखे हैं, और उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, पर ये जो फाइन ट्यून आपने दे रखे हैं, इट्स लाजवाब है। हम उम्मीद करते हैं आगे भी इस तरह की एक्टिविटीज में हम पार्टिसिपेट करें, और क्रिएटिव और इन्वॉल्वमेंट, एंगेजमेंट और प्रोडक्टिव बना के लेके आए। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू talk to some extent in this auspicious day. Thank you so much. थैंक यू अलेक्स जी। भारतीय विद्यापीठ की डॉक्टर शील त्रिपाठी, उन्होंने शायद अभी मैसेज किया है, वो कहना चाहते हैं। उसके बाद पुष्पेंद्र जी, आप भी कुछ शायद कहना चाहते हैं। डॉक्टर शील त्रिपाठी यदि सुन रही हैं? नहीं है। पुष्पेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आवाज नहीं आ रही है। सर शायद मेरा अनम्यूट हो गया है। अच्छा, मैं डॉक्टर शील बोल रही हूँ। हाँ शील जी, आप अपना वीडियो ऑन करें ना। सर आई एम ट्राइंग, यस।
Yeah, I hope I'm visible. Good evening to all of you. Manavar sir, good evening. Good Good evening, evening, ma'am. sir. गुड इवनिंग। हाँ, कंटिन्यू कीजिए आप जी। सर, थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेटिव सेशन, बहुत अच्छा था, मैंने सुना और काफ़ी नॉलेजेबल था। मेरा बस एक ही कंसर्न है कि जब हम डिजिटल एरा की बात कर रहे हैं, डिजिटल जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं, हर जगह प्रिवेल हो गया है, एवरीबडी हैज स्टार्टेड यूजिंग इट, और मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं हार्ड कॉपी मंगवाऊँ न्यूज़पेपर की और उसी से ही पढूं और अपने स्टूडेंट्स के साथ भी मैं शेयर करती रहती हूँ। बट अभी रिसेंटली मैं शायद एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें ये मेंशन था कि 2040 तक शायद आखिरी प्रिंटिंग प्रेस भी बंद हो जाएगी, और ऐसे में प्रिंट जर्नलिज्म के लिए काफ़ी चैलेंजेस हैं डिजिटल एरा में। बट बिसाइड्स दीज mentioned challenges, there are others also। जब हम डिजिटल जर्नलिज्म की बात करते हैं, सिटीजन जर्नलिज्म की बात करते हैं, तो सर इसमें ये फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, ऐसे में मीडिया लिटरेसी की बहुत ज़रूरत है, और मुझे लगता है बहुत अवेयरनेस या ऐसी वर्कशॉप्स या सेमिनार्स कंटिन्यूअसली करवानी चाहिए, क्योंकि अभी द जर्नलिज्म इज इन हैंड्स, इज इन एवरीबडीज हैंड्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजन जर्नलिज्म। तो ऐसे में लोग कितने अवेयर हैं, पहले हमारे पास कम साधन थे और हमारे ओपिनियन लीडर्स या गेट कीपर्स, जो हम थ्योरीज ऑफ मास कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, काफ़ी मंझे हुए लोग होते थे जो अपनी बात कहने का एक हुनर रखते थे और हम तक अपने बात पहुंचाते थे, और हम उसके बेसिस पे ओपिनियन अपने फॉर्म करते थे। बट अब सर ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि हम ना चाहते हुए भी फेक न्यूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइन्फॉर्मेशन का शिकार हो जाते हैं। So being a professional of media studies, I up to some extent understand the complexities of these issues, but those who are not aware, those who do not know, लेकिन उनके पास मोबाइल है, उनके पास सोशल मीडिया है, दे आर पोस्टिंग, दे आर कैरिंग इट फॉरवर्ड, तो ये मुझे लगता है काफ़ी बड़ा चैलेंज बनकर उभर रहा है। एंड एज मीडिया प्रोफेशनल्स वी मस्ट स्टार्ट थिंकिंग ऑन दैट, and as a senior professional professor, what are your views on it? ये सर मेरा कंसर्न है। धन्यवाद डॉक्टर त्रिपाठी। प्रोफेसर राकेश गोस्वामी, यदि आपने ज्वाइन कर लिया है, उनका मैसेज तो आया है कि नहीं। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? पुष्पेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहते थे, आपने शायद चैट बॉक्स में लिखा है। अभी पुष्पेंद्र जी भारतीय विद्यापीठ वाले पुष्पेंद्र जी हैं, दूसरे मुझे नहीं पता। मीनवाइल मैं ये फिर से बताना चाहता हूँ कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं और अब तक फीडबैक फॉर्म नहीं बढ़ा, फीडबैक फॉर्म चैट विंडो में शेयर किया गया है, आप भर लें, हरी अप। चूंकि जब ये वोट ऑफ थैंक्स के बाद मुश्किल से 10-15 मिनट चैट विंडो ओपन रहेगा और उसी बीच तक आपकी जो टेक्निकल क्वेरीज होंगी वो रिजॉल्व की जाएंगी। तो आप फीडबैक फॉर्म भरें। अगर आप फीडबैक फॉर्म नहीं भरते हैं और फिर भी सर्टिफिकेट एक्सपेक्ट करते हैं, तो प्लीज बी इन्फॉर्म। Our team members cannot write and generate your certificate. It is you who have to fill up the feedback form. Because of filling up the feedback form, the system, the computer system, digital युग है ना, हम सब डिजिटल शिफ्ट हो गए हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम ये आपकी सर्टिफिकेट जनरेट करेगी और आपको मेल पे भेजेगी विदाउट आवर इंटरवेंशन। सिर्फ ये कि अगर मेल लिखने में ईमेल आईडी में कोई मिस्टेक आप कर गए हैं, तो वो सर्टिफिकेट गलत मेल आईडी जो आपने लिख दी उस पर चली जाएगी। ऐसे केसेस को मेरी टीम मेंबर्स यहाँ से फटाफट गूगल ड्राइव से आपका लिंक ढूंढ के आपको लिंक बता देंगे, चैट विंडो में लिख देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकेंगे। लेकिन सर्टिफिकेट जनरेट करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। एंड आई विश कि एवरीवन हु हैज अटेंडेड दिस प्रोग्राम should generate a certificate, not for the purpose of certification, but at least for the purpose of remembrance. You have been part of this lovely webinar on Press Day, National Press Day, and that too on a topic जो शायद 2-3 सालों के बाद एक तरह से प्रिवेलिंग कल्चर होगा, डिजिटल जर्नलिज्म। तो उस टॉपिक पे जो बनावत सर ने हम सबके लिए दिया था, उस टॉपिक पे अर्ली स्टेजेस ऑफ दिस डिजिटल जर्नलिज्म जो वेबिनार हुआ, उसके आप हिस्सा थे। ये अपने आप में आपके लिए अगली जनरेशन को बताने का भी एक मौका होगा। तो जरूर सर्टिफिकेट जनरेट करें। लास्ट टाइम मैंने ऐसा रियलाइज किया कि 20-25 लोग जिन लोगों ने प्रोग्राम अटेंड किया था, उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं जनरेट किया, तो सब लोग जनरेट करें प्लीज। यस सर, बनावत सर।
जी, करीब मैंने देखा था इस बार करीब 250 के आसपास पार्टिसिपेंट्स जो हैं जी वो अपने जी साथ जी जुड़े हैं, तो मुझे लगता है बड़ा एनकरेजिंग नंबर है। तो अब कोई और नहीं बोलना चाहते हैं तो मेरे ख्याल इसको वाइंड अप करें अब। जी सर, वाइंड अप करें, जी वोट ऑफ जी, थैंक्स क्योंकि के लिए हम समय भी काफी हो गया है, तो मैं जी प्रियंका सिंह भारतीय विद्यापीठ में इस मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें। प्रियंका सिंह जी, जी सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। यस, वीडियो वीडियो आपकी ऑन कर आवाज, लें Thank you आप so बस। much for giving me वीडियो और this ऑडियो दोनों आ opportunity. रही हैं। Done, sir. हाँ, Thank you so वीडियो भी much. Our respected dignitaries, esteemed speakers, and faculty members, technical team, and dear participants, a very warm good evening to all of you. On behalf of BVI CAM and the organizing committee, I stand before you with a heartful gratitude to express our sincere thanks for making this webinar more interactive and knowledgeable on the topic Journalism in Digital Era, a resorting success. First and foremost, I extend a heartfelt gratitude to our esteemed speaker of webinar, Professor M.N. Huda sir, an insightful and profound knowledge which he have shared with all of us was really knowledgeable. I would like to express our deep appreciation to Professor Sanjeev Banawat sir, Chief Convener and Editor-in-Chief of Communication Today, for its in-depth knowledge and leadership and support to making this webinar more successful. A special thanks to ma'am, Ms. Ayushi Sachdeva, Associate Professor, BVI CAM, and also a special thanks to Dr. Usha ma'am, who is Organizing Secretary and Deputy Editor of Communication Today, for its knowledge and thoughts he has shared with us. And most important, our sincere gratitude goes out to technical team comprising with Sunil sir, HOD MC BVI CAM, Pushpendra sir, Assistant Professor BVI CAM, Dr. Prithvi ma'am, Assistant Professor at IIMT Meerut, and Jayant Rathi sir, Assistant Professor BVI CAM. Their expert ensured the seamless execution of the webinar and made it accessible to a wider audience. I would like to extend my thanks to all the participants who actively engaged in the webinar and to the students who joined us in the discussion and made this discussion more worthless. Last but not the least, I would like to express my personal gratitude for being given the opportunity to deliver my views and my thoughts about the event. Thank you so much, everyone. In conclusion, the success of this webinar is really remarkable. And this collaborative efforts of you all make this webinar more remind and more valuable as well. Thank you once again for all invaluable contribution, and we look forward to host this kind of events in the future as well. Thank you so much, everyone, for your time, valuable time, and for your thoughts. Thank you so much, चलिए, sir. हमारी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सूचना के साथ कि हमारी अगली वेबिनार 21 नवंबर को है। 21 नवंबर वर्ल्ड टेलीविजन डे है, तो उसको हम लोग सेलिब्रेट करेंगे जिस तरह से आज हमने सेलिब्रेट किया है। अभी एक एक्सपर्ट फाइनल हुए हैं, नंद भारद्वाज जी, जो जयपुर दूरदर्शन में वर्षों तक रहे, बहुत अच्छे लेखक, साहित्यकार और अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित है, वो हमारे साथ होंगे। और 2 एक्सपर्ट से बात चल रही है, जैसे ही फाइनल होगा हम आपको सूचित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अगली सूचना के लिए होड़ा साहब आप कुछ कहना चाहें या रिकॉर्डिंग क्लोज करें? हाँ, रिकॉर्डिंग क्लोज करते हैं प्रियंका। हाँ जी जी सर, बिल्कुल। तो फिर बस इतना ही कहना है, जाइए ना कहीं, रहिए ना बेखबर।